अज्ज़ाए कलाम या पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के मुतल्लिक ये 4th लेक्चर है जिसमें हम प्रोनाउन के मुतल्लिक पढ़ेंगे। प्रोनाउन की डेफिनेशन, इसकी टाइप्स, इस्तेमालात, इस्तेमाल में होने वाली गलतियाँ और गलतियों का हल। हर चीज़ पर मुकम्मल बहस की जाएगी। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। नए आने वाले हज़रात चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल वाले आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। लाइक और शेयर करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें। तो आइए विदाउट एनी डिले हम वीडियो की जानिब चलते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन होता क्या है? द वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज़ कॉल्ड प्रोनाउन। ऐसा लफ्ज़ जो नाउन की जगह इस्तेमाल हो वो प्रोनाउन कहलाता है। प्रोनाउन इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, प्रो एंड नाउन। प्रोनाउन 2 अल्फाज का कम्बिनेशन है, प्रो और नाउन। प्रो का मीन होता है इंस्टीड ऑफ और इन स्पाइट ऑफ, एंड नाउन मीन्स नेम। यानी प्रो का मीनिंग है की जगह की बजाय, और नाउन नेम यानी इसम की जगह इस्तेमाल होने वाला। सो प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इंस्टीड ऑफ नाउन। नाउन की जगह जो लफ्ज़ इस्तेमाल हो, नाउन की बजाय जो लफ्ज़ इस्तेमाल हो वो हुआ प्रोनाउन। इट इज़ यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर एन एंटीसीडेंट नाउन दैट एग्रीज इन पर्सन, नंबर एंड जेंडर। ये बहुत ही अहम लाइन है जो अभी मैंने पढ़ी है आपके सामने। देखें क्या है कि ये सब्स्टिट्यूट होता है। सब्स्टिट्यूट ऐसा लफ्ज़ होता है किसी दूसरे लफ्ज़ की जगह इस्तेमाल हो, और एंटीसीडेंट होता है जो लफ्ज़ किसी से पहले आता है, यानी पहले आने वाला। ये बहुत अहम बात है। कुछ लोग प्रोनाउन पहले लिखते हैं और नाउन बाद में। ऐसा नहीं, पहले नाउन आएगा, उस नाउन की जगह प्रोनाउन यूज़ होता है। यानी कि ये किसी नाउन की जगह नाउन के बाद वाले फ़िक्रे में यूज़ होगा। कुछ लोग पहले प्रोनाउन वाला फ़िक्रा यूज़ कर लेते हैं, बाद में नाउन वाला फ़िक्रा यूज़ करते हैं। तो ऐसा करना ग्रामर के लिहाज से उतना मुनासिब नहीं जितना कि ये फ़िक्रा मुनासिब है कि पहले नाउन वाला फ़िक्रा यूज़ किया जाए, उस नाउन की जगह प्रोनाउन यूज़ किया जाए। तो यहाँ पर 3 और अहम बातें आपके सामने आई कि ये एग्रीज़ करता है उस नाउन के साथ जिसकी जगह यूज़ होता है। यानी जिस नाउन की जगह हम प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं ये उस नाउन के साथ 3 लिहाज से एग्री करता है। पर्सन के लिहाज से, नंबर तादाद के लिहाज से, और जेंडर मेल फीमेल के लिहाज से। यानी हमें ये देखना होता है कि नाउन मेल है या फीमेल है, उसके लिहाज से हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे। फिर हम देखेंगे वो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड है या थर्ड है। फिर हम तादाद देखते हैं, 2 के लिए, 2 से ज़्यादा के लिए, वाहद के लिए, जमा के लिए, तमाम बातें देखकर प्रोनाउन को यूज़ करते हैं। यानी प्रोनाउन के इस्तेमाल में ये 3 एहतियातें करनी पड़ती हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन, जिन्हें हम मुतकल्लम फर्स्ट पर्सन को बोलते हैं, हाजिर सेकंड पर्सन को, और गायब थर्ड पर्सन को बोलते हैं। नंबर के लिहाज से वाहद, जमा, 2, 3, इस लिहाज से हम इनको काउंट करते हैं। और जेंडर के लिहाज से मेल और फीमेल में हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। तो इन चीज़ों का बहुत ही एहतियात रखनी पड़ती है प्रोनाउन को यूज़ करते हुए। तो आइए नेक्स्ट चलते हैं। सबसे पहले है काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन की कितनी अक़साम हैं, तो आपके सामने ये अक़साम लिखी हुई हैं। मैं इधर इसलिए इनको रीड आउट नहीं कर रहा क्योंकि आगे चल के हमने इन सब को डिटेल में पढ़ना है। तो यहाँ अगर मैं इनको एक थोड़ा सा टाइम देता हूँ तो वीडियो का दूसरा टाइम बहुत लॉन्ग होता जाएगा। तो हम 1 बाय 1 आगे इनकी डिटेल पढ़ते हैं। सबसे पहले आपके सामने पर्सनल प्रोनाउंस हैं। तो उसके सामने लिखा हुआ है सब्जेक्टिव केस। सॉरी, यहाँ केस के स्पेलिंग गलत हैं, दुरुस्त कर लीजिएगा। CASE होता है, यहाँ CAUS लिखा हुआ है, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, तो दुरुस्त स्पेलिंग कर लीजिएगा। दूसरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक और इंटेंसिव प्रोनाउन, आर्केइक प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउंस, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, इंट्रोगेटिव, रिलेटिव प्रोनाउंस, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, इंट्रोडक्टरी प्रोनाउंस एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। तो सबसे पहले हम बहस करेंगे पर्सनल प्रोनाउंस पर। बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले प्रोनाउन है पर्सनल। इनको समझना बहुत ही लाजमी है पहले नंबर पर आपके लिए। द प्रोनाउंस विच आर यूज्ड फॉर पर्सन्स आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस।
ऐसे प्रोनाउंस जो अशखास के लिए इस्तेमाल हों उन्हें पर्सनल प्रोनाउंस बोलते हैं। दे आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 3 बेसिस। इनको 3 बुनियादों पर पढ़ते हैं हम। मैं ऊपर भी चीज़ डिस्कस करके आया हूँ। एक तो हमने देखना है पर्सन्स के लिहाज से, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। यहाँ एक और बात आप पढ़ेंगे केस के लिहाज से, सब्जेक्टिव केस, पोजेसिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस। और तीसरी चीज़ होगी सिंगुलर प्लूरल के लिहाज से। तो ये जो 3 बेसिस हैं, आगे हम इनको डिस्कस करेंगे, लेकिन उनको डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक टेबल समझाऊंगा जो प्रोनाउन के मतलब है। अगर आप वो टेबल अच्छे से समझते हैं तो आपको ये तमाम चीज़ें समझना बहुत ही ईजी हो जाएंगी। तो सबसे पहले चलते हैं टेबल की जानिब। टेबल में आपके सामने कुछ कॉलम बने हुए हैं। पहले कॉलम में लिखा हुआ है नंबर शुमार, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर दिए गए हैं। तो दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है पर्सन्स, यानी सीगा, सीगा मुतकल्लम, सीगा हाज़र और सीगा गायब। 3 ही पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फिर वाहद जमा लिखा हुआ है, सिंगुलर एंड प्लूरल। उसके बाद प्रोनाउन की केसेस शुरू हो जाती हैं। पहले सब्जेक्टिव केस फ़ाइली हालत है, फिर पोजेसिव केस मलकीती हालत है, और फिर ऑब्जेक्टिव केस मफूली हालत है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ़ाइली हालत को सामने रखते हुए कि वो वाहद है, ये जमा है, और उसका सीगा क्या है। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि आपने नंबर 1 वाले नंबर शुमार में देखें, इसके सामने फ़ाइली हालत में लिखा हुआ है नंबर 1 में आई, मैं। अब आपने इसको देखना है, मैं को पर्सन्स वाले टेबल में, तो ये मैं आई फर्स्ट पर्सन है। और फिर आपने सिंगुलर प्लूरल वाले टेबल में देखना है कि सिंगुलर है या प्लूरल है। तो आपको पता चलेगा कि आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है। इसी तरह सबको आपने ऐसे ही देखना है। दूसरे नंबर पर वी है, वी को आपने देखना है पर्सन वाले टेबल में, तो ये भी फर्स्ट पर्सन है और ये प्लूरल है, यानी आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल है। इसी तरह यू है, तो यू सेकंड पर्सन सिंगुलर भी और प्लूरल भी है। ही है, तो ही थर्ड पर्सन है, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है। शी थर्ड पर्सन सिंगुलर है। नंबर 6 पे आए, इट थर्ड पर्सन सिंगुलर है। और नंबर 7 पर है दे थर्ड पर्सन प्लूरल है। तो अब आपको पता चल गया कि पर्सन्स और सिंगुलर प्लूरल के लिहाज से कैसे देखना है। यानी आई और वी फर्स्ट पर्सन है, जिनमें आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल। यू सिर्फ अकेला सेकंड पर्सन है और ये सिंगुलर के लिए भी यूज़ होता है और प्लूरल के लिए भी। जबकि ही, शी, इट ये थर्ड पर्सन सिंगुलर हैं, जबकि दे थर्ड पर्सन प्लूरल है। यहाँ पर एक और बात आपको बताता चलूँ, नर और मादा के लिहाज से। सब्जेक्टिव केस वाले कॉलम में देखें, ही के सामने लिखा हुआ वो, और ये नर के लिए मतलब मेल के लिए, आदमी या लड़के के लिए। जबकि शी औरत या लड़की के लिए, मादा के लिए इस्तेमाल होता है। तो इस लिहाज से अब आपको पता चल गया कि पर्सन्स क्या हैं, उनके नंबर्स क्या हैं। यानी हमने पर्सन के लिहाज से भी प्रोनाउन को देखना है कि फर्स्ट पर्सन है, सेकंड है, ये थर्ड है। फिर हमने देखना है सिंगुलर प्लूरल के लिहाज से, और फिर हमने देखना है कि जेंडर के लिहाज से, मेल के लिए, फीमेल के लिए। याद रखें, मैं आपको जेंडर के लिहाज से बताता चलूँ। सब्जेक्टिव केस में शुरू से देखते हैं, आई, मैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, ये लड़की और लड़का दोनों के लिए अपने लिए वो आई कह सकते हैं। लड़की भी अपने लिए क्या कहेगी, मैं, और लड़का भी अपने लिए मैं को आई ही कहेगा। हम लड़कियां हों तब भी वही कहेंगे, लड़के हों तब भी वही कहेंगे। तुम लड़के हों तब भी यू कहेंगे, लड़कियां हों तब भी यू ही कहेंगे। और ही, लेकिन जब हम गायब की बात करते हैं तो लड़के के लिए ही और लड़की के लिए शी। इट अमूमी तौर पर बेजान चीज़ों के लिए या जानवरों वगैरह के लिए, परिंदों वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। दे जो है ये तीनों का जमा है, यानी एक लड़का है तो ही है, 2 लड़के होंगे तो उनके लिए हम दे यूज़ करेंगे, एक लड़की है तो शी यूज़ करेंगे, लेकिन 2 लड़कों के लिए दे यूज़ करेंगे। इसी तरह कोई एक चीज़ है तो हम कहेंगे इट इज़ अ बुक, लेकिन ये इट एज अ प्रोनाउन यूज़ होगा और फर्स्ट टाइम नहीं, सेकंड टाइम किसी के लिए यूज़ करते हैं, ये आपको बाद में पता चलेगा। देखिए उसके बाद है 2 किताबें हो जाएगी तो हम आपके ये कहेंगे दे आर, हम ये नहीं कहेंगे ये इट है, क्योंकि। और दूसरी बात, एक लड़की 2 लड़कियों के लिए तो शी हो गया, 2 लड़कों के लिए ही हो गया, लेकिन एक लड़की और एक लड़का दोनों हैं तो दोनों के लिए भी दे ही होगा। इट मीन के दे सबके लिए कॉमन है,
लड़कियों के लिए भी हो सकता है और लड़कों के लिए भी। सिर्फ डिफरेंस आता है ही और शी का, बाकी लड़कों और लड़कियों के लिए सब प्रोनाउन कॉमन है, यानी आई, वी, यू, इट और दे, इनमें नर और मादा की कोई तकसीम नहीं है। सिर्फ ही और शी में नर और मादा की तकसीम है। तो नेक्स्ट अब हम चलेंगे इनकी हालतों की जानब। आई सब्जेक्टिव केस है, फ़ाइली हालत। इसी की पोजेसिव और मलकीती हालत है मी या माइन, और इसकी मफूली हालत है मी। तो देखिए आई, माए, मी, इसी तरह आपने सबको पढ़ना है। दूसरे नंबर पर है वी, आवर, अस। इस तरह तीसरे नंबर पर आप पढ़ें। फ़ाइली, मलकीती और मफूली हालतें तीन पढ़नी है, तीन कॉलम्स को देखना है। यू, योर, यू। ही की ही, हिज, हिम। शी के लिए शी, हर, हर। इट के लिए इट, इट्स, इट। दे के लिए दे, देयर और देम। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने मलकीती हालत वाले में दो दो हालतें हर किसी की लिखी हुई हैं, माए की भी, ओवर की भी। इसमें यह फ़र्क है कि जो पहली पहली हालतें हैं, यानी माए, ओवर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर, ये हैं पोजेसिव एडजेक्टिव्स, जबकि माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, इट और देयर्स पोजेसिव केस वाले कॉलम में ये हैं पोजेसिव प्रोनाउन, यानी इनमें पहली पहली वाली हालतें पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं और दूसरी दूसरी वाली हालतें पोजेसिव प्रोनाउंस हैं। नीचे वन, वंस और वन दिया हुआ है, हु, हुज और होम। दर हकीकत ये ये पर्सनल प्रोनाउन नहीं है, लेकिन हैं प्रोनाउन और इनकी हालतें बनती इसलिए मैंने टेबल में दे दी है ताकि आपको भी इनकी भी हालतों का इल्म हो कि इनमें फ़ाइली, मलकीती और मफूली हालत कौन सी है। आइए नेक्स्ट हम मज़ीद प्रोनाउन के मुतल्लिक़ पढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ पर्सन। पर्सन की बेस पर तीन तरह के पर्सन होते हैं, आप ऊपर भी पढ़ कर आए हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड और थर्ड। सबसे पहले आपके सामने लिखा हुआ है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन ऐसे हैं, ऐसे पर्सन जो बात को शुरू करते हैं, यानी जो इंसान कलाम शुरू करे वो फर्स्ट कहलाता है। और आई और वी फर्स्ट होते हैं, जिनमें आई सिंगुलर और वी प्लूरल है। इनमें मेल और फीमेल की कोई शर्त नहीं, मेल के लिए भी और फीमेल के लिए, दोनों के लिए आई और वी यूज़ हो सकती हैं। सेकंड पर्सन है सिर्फ यू, सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है, मेल भी है, फीमेल भी है। थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन ऐसे होते हैं जब हम यानी जो बात कर रहा है वो फर्स्ट है, जिससे बात की जा रही है, जिसको एड्रेस किया जा रहा है वो सेकंड होता है, लेकिन जिसके मुतल्लक बात हो रही होती है वो थर्ड होता है। तो याद रखें थर्ड पर्सन सिंगुलर है ही, शी, इट, जबकि थर्ड पर्सन प्लूरल है दे। इनमें तकसीम यूँ है कि मेल के लिए ही, फीमेल के लिए शी, जबकि जमा मेल फीमेल की कोई तकसीम नहीं, दे सबके लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ केसेस। इसकी तीन हालतें होती हैं, सब्जेक्टिव केस, पोजेसिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस। तो सब्जेक्टिव केस होती है फ़ाइली हालत, अमूमी तौर पर फ़ाइल के तौर पर यूज़ होती है। ऊपर टेबल में आप फ़ाइली हालत वाले कॉलम में तमाम सब्जेक्टिव केस पढ़ चुके हैं, जैसे आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। इस तरह पोजेसिव केस हैं, तो ये पोजेसिव एडजेक्टिव्स भी हैं, पोजेसिव प्रोनाउंस भी हैं, ठीक है। दोनों मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं। जो माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, इट और देयर्स, ये पोजेसिव प्रोनाउंस हैं, जबकि माय, और, योर, हिज, हर, इट्स एंड देयर पोजेसिव प्रोनाउन एडजेक्टिव्स हैं। तो आगे आएगा ऑब्जेक्टिव केसेस। ये मफूल के तौर पर यूज़ होती हैं, अमूमी तौर पर फ़िक्रे के आखिर पर आती हैं। सबकी हालतें उसी टेबल के लिहाज से आप इसको देख सकते हैं, मी, अस, यू, हिम, हर, इट और देम। ये हैं ऑब्जेक्टिव केसेस, मफूली हालतें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इनके इस्तेमाल के बारे में कि सब्जेक्टिव केस कहाँ इस्तेमाल होती है, पोजेसिव कहाँ यूज़ होती है और ऑब्जेक्टिव। फ़िक्रे के शुरू में फ़ाइली हालत इस्तेमाल करें। कुछ लोगों का ख्याल है कि फ़ाइली हालत सिर्फ फ़ाइल के तौर पर ही फ़ाइली हालत यूज़ होती है और मफूल के तौर पर मफूली हालत इस्तेमाल होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि फ़ाइल के लिए फ़ाइली हालत और मफूल के लिए मफूली, लेकिन जैसा कि मंदरज ज़ल फ़िक्रे में जो पैसिव वॉइस का फ़िक्रा है, फ़िक्रे के आगाज़ में मफूली हालत, आगाज़ में मफ़ऊल यानी ऑब्जेक्ट की सब्जेक्टिव केस यूज़ हुई है, मफूल लेकिन हालत फ़ाइली लगी है। जैसे आपके सामने फ़िक्र है, हमें नसीहत की जा रही है, मैंने इनके नीचे अंडरलाइन करके लिखा हुआ है नसीहत करना काम है।
अब आप जो लोग टेंसेस को जानते हैं उन्हें इस चीज़ का इल्म होगा कि काम करने वाला सब्जेक्ट होता है, जिस पर काम हो वो ऑब्जेक्ट होता है। तो इसमें हम जो है नसीहत हम कर नहीं रहे हैं, नसीहत हम पे की जा रही है, करने वाला कोई और है, तो जिस पे काम हो वो होता है ऑब्जेक्ट। तो देखिए मैंने हमें के नीचे अंडरलाइन करके ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। अब जो लोग ये कहते हैं कि ऑब्जेक्ट के लिए सिर्फ मफूली हालत यानी ऑब्जेक्टिव केस होनी चाहिए, तो उनके लिए मैंने ये फिक्रा दिया कि देखें इसमें लिखा हुआ है वी आर बीइंग एडवाइज्ड। तो वी जो ऑब्जेक्ट की इंग्लिश है वो फ़ाइली हालत लगी हुई है। तो इससे ये पता चलता है कि फ़िक्रे के शुरू में हमेशा फ़ाइली हालत इस्तेमाल करें। मैंने बहुत से लोगों को गलत इंग्लिश बोलते देखा है। अमूमी तौर पर जब वो स्पीकिंग करते हैं तो मी कमिंग कह देते हैं, मैं आ रहा हूँ, हालांकि मी कमिंग फ़िक्रा कभी भी दुरुस्त फ़िक्रा नहीं है। ये मी की हालत को शुरू में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फ़िक्रे के शुरू में जब भी यूज़ करें फ़ाइली हालत इस्तेमाल करें, यानी आई एम कमिंग कह सकते हैं, मी कमिंग, मी गो, ये एक गलत इंग्लिश है। हाँ, ये मूवीज़ की ज़बान हो सकती है और इनफॉर्मल हो सकती है, लेकिन फॉर्मल लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता। तो देखिए इस बात से पता चला कि फ़िक्रे के शुरू में फ़ाइली हालत यूज़ करें, बेशक वो ऑब्जेक्ट ही क्यों ना हो। अब मंदरजा फ़िक्रे पर गौर करें जिसमें लफ्ज़ हम फ़ाइल का किरदार अदा कर रहा है और फ़िक्रे के शुरू में है तो फ़ाइली हालत है। जैसे हम क्रिकेट खेल रहे हैं, इसमें खेलना मेन वर्ब है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है और हम सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें हम काम कर रहे हैं खेलने का। तो सब्जेक्ट जब इंग्लिश के फ़िक्रे में शुरू में है तो वी आर प्लेइंग क्रिकेट, इसमें आप देखें वी के नीचे अंडरलाइन करके मैंने लिखा हुआ है सब्जेक्ट। और आप ये देख सकते हैं कि दोनों फ़िक्रों में वी आर बीइंग एडवाइज्ड और वी आर प्लेइंग क्रिकेट, दोनों में वी रोल अदा कर रहा है, एक में ऑब्जेक्ट का, एक में सब्जेक्ट का। वी आर प्लेइंग क्रिकेट में वी सब्जेक्ट है, वी आर बीइंग एडवाइज्ड में वी ऑब्जेक्ट है, लेकिन दोनों में उसकी हालत फ़ाइली लगी है। उसकी वजह यह है कि ये फ़िक्रे के शुरू में आ रहा है। अब मज़ीद आगे चलते हैं। मंदरजा बाला फ़िक्रों को पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि फ़िक्रे के शुरू में फ़ाइली हालत इस्तेमाल होती है, जबकि फ़िक्रे के आखिर पर ज़्यादातर मफूली हालत इस्तेमाल। मैंने ये ज़्यादातर इसलिए लिखा है कि शुरू में तो कोई डाउट नहीं, शुरू में होती ही फ़ाइली हालत है, लेकिन आखिर पर बाज़ कात मफूली की बजाय फ़ाइली हालत आ जाती है। वो आगे चल के आप इसी वीडियो में पढ़ेंगे। जैसा कि मंदरजा ज़ाल फ़िक्रात में देखा जा सकता है, पहले फ़िक्रे में जो कि पैसिव वॉइस का फ़िक्रा है, फ़िक्रे के आखिर पर बेशक फ़ाइल आ गया है, लेकिन हालत कौन सी यूज़ हुई है? मफूली। जैसा कि हमारी जानब से अकरम की तारीफ़ की जा रही है, काम है तारीफ़ करना। अब अकरम तारीफ़ कर रही है, उसकी हो रही है, तो अब देखें कि वो काम कर नहीं रहा, उसके ऊपर काम हो रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट है। तारीफ़ हम कर रहे हैं, हमारी जानब से हो रही है, तो हम सब्जेक्ट हैं। अब जब हमने उसको पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट किया तो हमने क्या किया? अकरम इज़ बीइंग अप्रिशिएटेड बाय अस। तो जब सब्जेक्ट को हमने बाय लगाकर एंड पर लेकर आए तो उसकी हालत हमने मफूली यूज़ की, और सब्जेक्ट को हमने फ़ाइली हालत में बाय वही नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि वो फ़िक्रे के आखिर पर है, फ़िक्रे के शुरू में नहीं है। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि फ़िक्रे के शुरू में फ़ाइली हालत और फ़िक्रे के आखिर पर मफूली हालत इस्तेमाल होती है। एक और फ़िक्रा आपके सामने, मंदरजा ज़ाल फ़िक्रे पर गौर करें जो कि एक्टिव वॉइस का है, फ़िक्रे के आखिर पर मफूल है और मफूल के लिए मफूली हालत है। वो मुझे पसंद करता है, इसमें देखिए पसंद करना मेन वर्ब है, मुझे ऑब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट है प्रेजेंट है, और ता के नीचे मैंने इंडेफिनेट के शॉर्ट स्पेलिंग लिखे हुए INDEF इंडेफिनेट, क्योंकि पूरे स्पेलिंग लिखने से स्पेस नहीं थी। तो ही लाइक्स मी, तो मुझे चूँकि ऑब्जेक्ट है तो आखिर पर आया, तो देखें उसकी हालत कौन सी लगी है? मफूली। जबकि ही शुरू में आया है वो, तो उसकी हालत कौन सी लगी है? फ़ाइली। तो इस जो आपने पेज में जितनी भी एग्जांपल्स पढ़ी उनसे एक बात तो वाज़े हुई कि फ़िक्रे के शुरू पर फ़ाइली हालत और फ़िक्रे के आखिर पर मफूली हालत इस्तेमाल होती है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं कि क्या हमेशा ऐसे ही होता है? तो ऐसा हमेशा नहीं होता। शुरू में तो कंफर्म है कि हमेशा फ़ाइली हालत यूज़ होती है, लेकिन आखिर पर बाज़ औक़ात फ़ाइली हालत भी लगती है और बाज़ औक़ात मफूली भी। तो देखें फेल टू बी, यानी टू बी से मुराद आज आपको बताऊं कि बी से मुराद इज़, आर, एम, वाज, वर, बिन, ये तमाम हालतें हैं बी की, और बीइंग भी बी की हालत है, BEING। इनके बाद हमेशा ज़मीर की फ़ाइली हालत ही इस्तेमाल होती है, इसमें ज़मीर की मफूली हालत नहीं लगाए, बेशक वो एंड पर ही क्यों ना हो। आपके सामने फिक्र है इट इज़ हर। अब इसमें इज़ जो है ये है बी की हालत, यानी मैंने क्या कहा कि इज़, आर, एम, ये वर्ड जहन नशीन कर लें कि ये बी कहलाते हैं। बी खुद इज़
आर, एम, वाज, वर और बिन, इनमें से कोई लफ्ज़ आ गया तो समझ लें वो बी है। उसके बाद आपने कौन सी हालत यूज़ करनी है? प्रोनाउन की फाइली यानी सब्जेक्टिव केस। अब इसमें लफ्ज़ आ गया इट इज़ के बाद हर मफूली हालत है, जबकि हमारे रूल ये कहता है कि इज़ के बाद आप फाइली हालत यूज़ करें, तो हम इट इज़ हर की जगह इट इज़ शी कर देंगे। हु हैज़ हेल्प्ड यू, तो देखिए इनकरेक्ट में इट इज़ हर है, करेक्ट में देखेंगे तो इट इज़ शी मिलेगा आपको कॉलम में। दूसरे नंबर पर कॉलम में लिखे इट वुड हैव बीन हर, इसमें जो बी की हालत यूज़ हो रही है वो है बिन, लफ्ज़ BEEN बिन बी की हालत है, और उसके बाद देखें हर यूज़ किया गया जो कि मफूली हालत है। इसका ये इनकरेक्ट है, तो करेक्ट इसका जो सोल्यूशन है वो होगा इट वुड हैव बीन शी। तो ये देखें कि जैसा कि कुछ लोग ये समझते हैं कि फ़िक्रे के आखिर पर हमेशा मफूली हालत ही यूज़ होती है, तो उनके लिए ये चीज़ है कि ऐसा नहीं है, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं हर चीज़ के। यहाँ असूलन फ़िक्रे के आखिर पर बी की वजह से बिन चूँकि बी की हालत है तो हमने शी की फाइली हालत, हर की फाइली हालत शी यूज़ की है। आगे इट इज़ देम, शुरू में ही आप देखें कि इज़ हालत है बी की, तो बी के बाद हमने देम यूज़ किया है, जबकि उसकी फाइली हालत, देम एक मफूली हालत है, उसकी फाइली हालत यूज़ होगी दे। नीचे एग्जांपल मैंने कुछ वाजे करके बताई हुई है। पहला फ़िक्र आपके सामने इट इज़ शी, इट इज़ शी, इन्हीं को मैंने वाजे किया हुआ जो ऊपर हैं। तो देखिए इज़ किसकी हालत है? फेल टू बी है, उसके बाद बी के बाद फाइली हालत शी यूज़ करेंगे, हर नहीं करेंगे। अगर इट वुड हैव बिन हर, तो फेल टू बी की तीसरी फॉर्म है, बिन टू बी की तीसरी फॉर्म है। याद रखें बी और इज़ आर एम फेल टू बी की पहली हालत हैं, वाजवर दूसरी हैं और बिन तीसरी। तो चूंकि बिन फेल टू बी की हालत है तो इसके बाद भी फाइली हालत यूज़ होगी शी। आगे इट इज़ दे, तो यहाँ इज़ बी की पहली हालत है तो बी ही हुआ ना, फेल टू बी है तो उसके बाद भी देम की जगह दे आ गया। तो ये रूल था कि फेल टू बी के बाद हमेशा फाइली हालत यूज़ करें। नेक्स्ट चलते हैं, मुकाबला करने के लिए आमतौर पर एज और देन यूज़ होते हैं। एज और देन के बाद हमेशा फाइली हालत इस्तेमाल करें। देखें एक चीज़ आपने ज़हन नशीन करनी कि एज और देन के बाद हमेशा फाइली हालत इस्तेमाल करें, लेकिन अगर एज और देन के बाद ऑव का लफ्ज़ आ जाए, ओ एफ ऑव, इसको ऑफ नहीं बोलते, मैं ऑफ बोलता हूँ, डबल एफ वाले को ऑफ बोलते हैं, तो इनके बाद मफूली हालत लग सकती है। यानी एज और देन के फौरी बाद आए तो फाइली हालत, अगर एज और देन के बाद आव आए और फिर लगे तो फिर मफूली हालत। आपके सामने एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले कॉलम में इनकरेक्ट वाले में लिखा हुआ है शी इज़ नॉट सो ब्यूटीफुल एज अस, तो ब्यूटीफुल के बाद लफ्ज़ देखें एज यूज़ हुआ है, तो एज के बाद अस वर्ड यूज़ किया गया। अब अस अगर आप ऊपर जो आप टेबल पढ़ के आए थे, मेरा आपको मशवरा होगा कि उस टेबल को आप लिख कर सामने रख लें, आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो अस मफूली हालत है। अब उसी कॉलम में फाइली वाले में जाकर देखेंगे तो अस की फाइली हालत होगी वी, तो आप उधर उसको फिर क्या यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें आप रूल देख रहे हैं सामने कि एज और देन के बाद फाइली हालत यूज़ करें, तो अस की फाइली हालत वी यूज़ होगी। इस तरह आई एम टॉलर देन हिम, देन के बाद भी फाइली हालत लगती है, जबकि हिम अगर देखें तो प्रोनाउन के टेबल में आपको पता चलेगा ये मफूली हालत है, इसकी फाइली हालत यूज़ होगी ही। तो देखिए करेक्ट वाले में लिखा हुआ आई एम टॉलर देन ही। यहाँ से अब आपके सामने एक बात क्लियर हुई कि फ़िक्रे के आखिर पर फाइली हालत यूज़ हो सकती है। उसके बाद देखिए शी इज़ एज इंटेलिजेंट एज बोथ ऑफ दे, यहाँ बोथ तो आ गया, लेकिन एक चीज़ यहाँ हुई कि बोथ के बाद एज आ गया, एज के बाद हर आगे लगती फाइली हालत है, लेकिन यहाँ ऑव आ गया, एज के बाद ऑव, जब ऑव के बाद आएगी तो वो मफूली हालत यूज़ होगी, और वो मफूली हालत होगी दे की देम। मैं यहाँ पर आपको एक और बात बताता चलूँ, कुछ वर्ड्स हैं लिख लें, यहाँ आपके सामने लिखे नहीं हुए बोल देता हूँ, वो लिख लें, जिनके बाद हमेशा मफूली हालत यूज़ होती है। वो हैं, एक तो ऑव है, ये जो आपके सामने है, लेट, बिटवीन, तीन हो गए, ऑव, लेट, बिटवीन, टू, चार, बाय, पाँच, अमंग, छः, कोई भी प्रेपोजिशन, सात, और मेन वर्ब, आठ। इनके बाद हमेशा प्रोनाउन की मफूली हालत यूज़ होती है। इनके बाद, इनके अलावा किन किन के बाद फाइली लगती है वो भी आपके सामने है, एज, देन और एक ऊपर पढ़ के फेल टू बी, इनके बाद हमेशा फाइली हालत यूज़ करें। तो यहाँ चूँकि ऑव आ गया तो दे की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, देम।
इस तरह ही इज़ टॉलर देन ऑल ऑफ, फिर ऑव आ गया तो वी की जगह, वी चूँकि फाइली हालत है तो टेबल में देखिए उसकी मफूली हालत होगी अस। इसी तरह फिर है यू आर एज क्लेवर एज हर, अब यहाँ एज के बाद हर आ गया तो चूँकि एज देन और बी इनके बाद फाइली हालतें लगती हैं, वो ऊपर जो लगी थी वो आव की वजह से मफूली की गई थी। तो एज के बाद हर अगर प्रोनाउन के टेबल में देखें तो वो मफूली हालत है, उसी को फाइली में देखें तो आपको पता चलेगा कि हर की फाइली हालत है शी। तो ये आपके सामने करेक्ट और इनकरेक्ट भी दिए हुए हैं, नीचे एग्जाम्पल से समझाया गया कि एज के बाद फाइली हालत, शी नॉट सो ब्यूटीफुल एज वी लिखा हुआ है नीचे वी के अंडरलाइन करके कि एज के बाद फाइली हालत। फिर है आई एम टॉलर देन ही, तो ही के नीचे अंडरलाइन करके लिखा हुआ है कि दैन के बाद फाइली हालत। फिर शी इज़ इंटेलिजेंट एज बोथ ऑफ देम, तो यहाँ एज के बाद ऑफ के इस्तेमाल की वजह से मफूली हालत है। ये देखिए नीचे मैंने वाजे करके अंडरलाइन करके लिखा हुआ है कि एज के बाद ऑफ लगा है जिसकी वजह से मफूली हालत यूज़ की गई है। नेक्स्ट हम चलते हैं यूज़ ऑब्जेक्टिव केस आफ्टर लेट बिटवीन ऑफ टू बाय अमंग मेन, वो मैं जो ऊपर बता रहा था नीचे लिखे हुए हैं, ठीक है ना, वो स्लाइड में क्लियर है आपके सामने। इसमें देखें कि वो वही चीज़ सामने आ गई जो मैं आपको आगे वर्ड्स बता रहा था, इनके बाद हमेशा मफूली हालत यूज़ होगी। जैसे है ही इज़ ऑनेस्ट बिटवीन यू एंड आई, तो बिटवीन के बाद हमेशा मफूली हालत यूज़ होती है। यू की तो मफूली भी यू ही होती है लेकिन आई की मफूली होगी मी। अब टेबल में देखें यू की फाइली और मफूली दोनों यू हैं, ये यू मफूली यू यूज़ हुई है फाइली नहीं, और आई फाइली है तो आई की मफूली भी मी कर देंगे क्योंकि किसकी वजह से, बिटवीन की वजह से। आगे लेट शी कम इन, तो लेट के बाद कभी भी फाइली हालत यूज़ नहीं करें, लेट के बाद मफूली हालत यूज़ होती है जो कि शी की मफूली हालत टेबल में देखें हर मिलेगी। बिटवीन यू एंड ही यहाँ तक ये है। आगे शी इज़ इल एक अलग फिक्र है, यहाँ बहुत से लोग जो है ना वो गलती करेंगे। मुझे एक तो स्टूडेंट्स ने पहले ही पूछा कि सर लेट के बिटवीन के बाद आपने कहा मफूली हालत लगती है, तो यू की मफूली यू लग गई, ही की मफूली तो हिम हो गई देखो करेक्ट वाले टेबल में, लेकिन शी की मफूली हर क्यों नहीं आई। तो आप देखें कि यहाँ एक कॉमा है शी से पहले, जो बिटवीन की फ्रेज है वो हिम तक है, शी इज़ इल आगे से एक अलग फ़िक्र है जिसमें शी फ़िक्रे के शुरू में आ रहा है। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि फ़िक्रे के शुरू में हमेशा फाइली हालत यूज़ करें। ये शी इज़ इल का तल्लक बिटवीन से नहीं, वो कामा से एक अलग फ़िक्रा हो गया है। ये फ्रेज़ यहाँ तक ही थी बिटवीन यू एंड हिम, इसका तल्लक यहाँ तक था, तो बिटवीन के बाद हिम तक मफूली हालत, आगे से शी इज़ इल एक अलग फ़िक्र है तो वो शी फ़िक्रे के शुरू में आने की वजह से फाइली हालत ले रहा है। नीचे मैंने एक्सप्लेन करके बता दी है कि बिटवीन के बाद बड़े फिगर में नीचे दो एग्जांपल है, ही इज़ ऑनेस्ट बिटवीन यू एंड मी, तो देखिए मैंने मी के नीचे अंडरलाइन करके लिखा हुआ है बिटवीन के बाद मफूली हालत। इस तरह लेट हर कम इन में अंडरलाइन करके लिखा हुआ है कि लेट के बाद मफूली हालत हर यूज़ हुई है। नेक्स्ट है फ़िक्रे में मलकीती हालत फ़िक्रे के फ़ाइल यानी सब्जेक्ट के मुताबिक इस्तेमाल करें। जैसे ही हैज़ रीच्ड हिज होम, इस फ़िक्रे में मलकीती हालत हिज फ़िक्रे के फ़ाइल ही के मुताबिक इस्तेमाल की गई है। लेकिन अगर दो इसमें ज़मीर एंड से मिलकर फ़ाइल का काम दें तो मलकीती हालत इस असूल के मुताबिक इस्तेमाल करें कि अगर फ़ाइल के तौर पर इस्तेमाल होने वाले प्रोनाउंस में आई और वी हो तो मलकीती हालत आवर इस्तेमाल करें। अगर आई और वी ना हों और इस्तेमाल होने वाले प्रोनाउन में यू मौजूद हो तो मलकीती हालत को यू यूज़ करें। लेकिन अगर आई वी यू तीनों में से कुछ ना हो और प्रोनाउन एक से ज़्यादा हों तो फिर आप देयर यूज़ करें। मैं दोबारा समझा देता हूँ, इसको ज़रा मेरी आवाज़ को सुन से आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर तो एक प्रोनाउन है तो फिर तो उसके मुताबिक आप उसकी सीधी सीधी मलकीती हालत यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि ही है तो ही की हिज, शी की हर, आई की माई, वी की और, इस तरह दे की देर वगैरह वगैरह। लेकिन अगर प्रोनाउन एक से ज़्यादा है, ये बात आपने याद रखनी है, लाजमी कि एक से ज़्यादा हूँ, तो फिर आपने ये असूल मद्देनज़र रखना कि फ़िक्रे में देखें आई और वी मौजूद हो तो आवर लगा दे, बेशक उसमें ही हो, शी हो, आई और वी का कम्बिनेशन अगर किसी और के साथ आता है तो आवर यूज़ कर लें। अगर आई और वी मौजूद नहीं है तो उनमें यू है और यू के साथ किसी और का भी कम्बिनेशन आ जाए तो आप योर कर दें। फिर आप देखें कि अगर आई वी और यू तीनों में से कोई नहीं तो दो आपस में कम्बिनेशन किसी और का तो फिर देयर यूज़ कर लें। हम करेक्ट इनकरेक्ट के एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यू एंड आई हैव लर्नड माई लेसन, अब यहाँ दो प्रोनाउन हैं, एक यू है और एक आई है। सबसे पहले आपने आई हुई तलाश करना है, आपको आई मिल गया, आप आगे आवर लगा दें, यानी माई की जगह क्या कर दें आवर। इस तरह ही एंड आई, ये नहीं देखना कि
और देखिए मैंने यू को कोई अहमियत नहीं दी, ही को कोई अहमियत नहीं दी, आई को देखा सबसे पहले। इसमें भी दो हैं, आई का कॉम्बिनेशन है ही के साथ, किसी के साथ भी हो आई मौजूद है तो आवर। आगे यू एंड ही हैव हेल्प्ड हिज मदर, यहाँ दो हैं, एक यू है और एक ही है। सबसे पहले देखिए आई हुई में से कोई मौजूद है तो आपको पता चला आई हुई में से मौजूद नहीं है। अब देखिए यू में से मौजूद है तो यू मिल गया, ही को छोड़ दें, यू के मुताबिक योर लगा दें। अब तीसरे नंबर पर है वो ही एंड शी हैव रीच्ड हर होम, यहाँ भी दो हैं, ही और शी। सबसे पहले देखें आई हुई में से कोई है नहीं है तो ये क्लियर हो गया, आवर नहीं लगेगा। अब यू में से देखें यू भी नहीं है तो योर भी नहीं लगेगा, ही और शी है, बेशक ही शी है लेकिन दो हैं तो लगेगा देयर, तो यहाँ देयर यूज़ कर दें। नेक्स्ट आएगा अच्छे कामों के लिए प्रोनाउन की तरतीब होती है सबसे पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड और लास्ट पर फर्स्ट पर्सन। जबकि बुरे कामों के लिए प्रोनाउन की तरतीब होती है सबसे पहले फर्स्ट, फिर थर्ड और लास्ट पर सेकंड पर्सन। सबसे पहले इनकरेक्ट में देखें लिखा हुआ है आई यू एंड ही आर हेल्पिंग द पुअर। अच्छा, गरीबों की मदद करना एक अच्छा काम है, तो अच्छे कामों की तरतीब में सबसे पहले होना चाहिए सेकंड। तो सेकंड इन तीनों में से आई यू एंड ही में से यू, सबसे पहले यू लगेगा, दूसरे नंबर पर थर्ड ही लगेगा और आखिर पर आई आएगा। अब हाल में देखें करेक्ट है यू ही एंड आई। देखिए पर्सन के लिहाज से ना सबसे पहले सेकंड पर्सन यूज़ हुआ यू, फिर थर्ड पर्सन यूज़ हुआ ही और फिर लास्ट पर फर्स्ट पर्सन यूज़ हुआ आई। इसी तरह बुरे कामों के लिए यू आई एंड ही स्टोलन द बुक, तो ये बुरा काम है। तो देखिए इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट, फिर थर्ड और फिर सेकंड। तो इनमें फर्स्ट है आई, फिर थर्ड है ही और आखिर पर एंड यू हैव स्टोलन द बुक, इसकी करेक्ट फॉर्म होगी। नेक्स्ट चलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जानिब। तो बच्चों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन are used to indicate that the subject and the object of the sentence are the same। इससे पता चलता है कि फिक्रे का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही चीज़ है, यानी when the action of subject reflects on its own subject reflect pronoun use, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं। अब देखिए जब किसी जुमले का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही शख्स या एक ही चीज़ हो, यानी सब्जेक्ट अपने ही ऊपर काम कर रहा हो, तो ऑब्जेक्ट की जगह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। ये लफ्ज़ देखिए रिफ्लेक्ट का मतलब है पलट कर आना, लिहाजा जब हम काम सब्जेक्ट की तरफ पलट कर आए तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करें। इसमें काम को आपने देखना कि अगर काम करने वाले की जाना भी आ जाता है, पलट कर आता है, रिफ्लेक्ट होकर आता है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ होगा। जैसे कि रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए आप देखें माय, हर, हिम और इट के साथ सेल्फ का इजाफा किया जाता है, जबकि आवर और देयर के साथ सेल्व्स का इजाफा किया जाता है। योर के साथ सेल्फ और सेल्व्स दोनों रख सकते हैं। उसकी वजह यह कि यो अगर अकेले के लिए हो तो योर सेल्फ, यूज़ ज़्यादा के लिए हो तो योर सेल्व्स, यानी अगर सेकंड पर्सन अकेला है तो योर सेल्फ करें, अगर सेकंड पर्सन जमा है तो योर सेल्फ। क्योंकि आपको पता है सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यू ही यूज़ होता है। तो चलते हैं इसका इस्तेमाल देखते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फ़ाखरा अपने आप से बातें कर रही थी। अब बातें कौन कर रहा है, काम है बातें करना, करने वाली है फ़ाखरा और कर किस रही खुद से, यानी वो काम कर रही है और काम पलट कर उसी की जानिब आ रही है, यानी काम वो कर रही है बातें करना, काम भी वो कर रही है, कर किससे रही है खुद से, तो काम पलट कर उसी की जानिब आ गया, तो हम लगाएंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो फ़ाखरा चूँकि एक लड़की है तो हम क्या करेंगे, फ़ाखरा वाज टॉकिंग टू फ़ाखरा। अब फ़ाखरा तो नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे कि फ़ाखरा वाज टॉकिंग टू हर सेल्फ, ये ऊपर दिया हुआ है सबसे पहले। तो जो कि फ़ाखरा से बातें कर रही थी तो काम पलटकर उसी की तरफ आ गया, तो हम इसमें ऑब्जेक्टिव केस की जगह हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे। तो इस फिक्रा में अब देखिए आई हर्ट माई सेल्फ, दूसरी एग्जांपल, इस फिक्रा में ज़ख्मी करने वाला और ज़ख्मी होने वाला दोनों सेम ही है, इसलिए ऑब्जेक्ट की जगह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ, यानी मैंने खुद को ज़ख्मी किया, मैंने काम क्या किया, ज़ख्मी किया, किया किस पर, खुद पर, यानी काम मैंने अपने आप पर ही कर लिया, तो उसको लिए सेल्फ प्रोनाउन लगेगा आई का सेल्फ प्रोनाउन माई सेल्फ। फ़ाखरा के लिए हर सेल्फ इसलिए लगा था क्योंकि लड़की है तो लड़की का शी होता है और शी का सेल्फ प्रोनाउन होगा हर सेल्फ। इसी तरह यूसेज ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, मंदरजा झैल वर्ब्स के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ होता है। अमूमी तौर पर जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ होता है वो ये हैं अवेल, इवेंज, रिवेंज, एब्सेंट, एंज्योर, एंजॉय, मेक, एक्विट वगैरह। जैसे वाइज पीपल अवेल
ऑफ एवरेज अपॉर्चुनिटी। तो वाइज पीपल ज़्यादा हैं, तो पीपल चूँकि थर्ड पर्सन होते हैं, आई और वी फर्स्ट हैं, यू सेकंड है, बाकी सब थर्ड है। तो पीपल एक हैं, ज़्यादा है, तो आपको पता चलेगा लोग ज़्यादा हैं, तो ज़्यादा के लिए दे यूज़ होगा, तो दे का सेल्फ प्रोनाउन होगा देम सेल्व्स। पीपल, वाइज पीपल अवेल देम सेल्व्स ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी। तो देखें इनकरेक्ट इसलिए था क्योंकि यहाँ पर देम सेल्व नहीं लगा था। अवेल के लिए सेल्फ प्रोनाउन लाजमी है। आगे मंदरजा झैल वर्ब्स के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं होता, अमूमी तौर पर इनके बाद यूज़ नहीं करती। ये हेल्पिंग वर्ब जैसे कीप, ब्रेक, पेट, ओपन, स्प्रेड, टर्न, ड्रॉ, रेस्ट, एनलिस्ट, गैदर एंड हाई, फीड etc। उसके बाद आ जाएगा एम्फेटिक या इंटेंसिव प्रोनाउन। ये ऐसे प्रोनाउन होते हैं जिनमें किसी चीज़ के ऊपर ज़ोरदार मजम्मत यानी शिद्दत दी जाती है, किसी के ऊपर स्ट्रेस किया जाता है। जब हम माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ को फ़िक्रे के सब्जेक्ट को ज़ोरदार बनाने के लिए इस्तेमाल करें तो हम कहते हैं कि ये एक इंटेंसिव प्रोनाउन है। जैसे आपके सामने फिक्रा है, फ़ाखरा हैज़ सेल्फ टॉट द लेसन, फ़ाखरा ने खुद सबक पढ़ाया, बजाते खुद। अब देखिए उसने पढ़ाया है लेकिन खुद को नहीं पढ़ाया, यानी उन कोई और भी पढ़ाना चाहता था। दो टीचर थे, वो एज अ प्रिंसिपल वर्क कर रही है, एक और टीचर वो पहले कहती कि तुम काम करो, लेकिन वो फिर खुद पढ़ाना शुरू हुई थी, तो उसने किसी और के नहीं बल्कि हम उसके लिए कहते हैं कि उसने खुद ही काम कर लिया। तो किया उसने खुद पर नहीं, अगर वो खुद को पढ़ाए तो फिर तो वो रिफ्लेक्सिव होगा। इस तरह जब काम मैं करूँ, मैं किसी और पर करूँ, लेकिन पुरजोर बनाने के लिए हम फिक्रे को यूज़ करें तो वो होता है रिफ्लेक्सिव। तो आगे एग्जांपल्स हैं, बल्कि इम्फेटिक होता है जब हम पुरजोर बनाने के लिए करते हैं। एग्जांपल है, वी आवर सेल्व्स सा योर स्टीलिंग हिज पेंसिल, हमने खुद तुम्हें देखा कि तुम पेंसिल चोरी कर रहे थे। तो देखा हमने, हमने अपने आप को नहीं देखा, तुमको देखा है। अगर तो हम कहें ना कि वी सा आवर सेल्व्स, तो फिर होगा हमने खुद को देखा, फिर वो रिफ्लेक्सिव होगा। हमने तुमको देखा बजाते खुद, तो काम किसी और पर किया, लेकिन ज़ोरदार बनाने के लिए हम उधर आवर सेल्व्स को यूज़ करें तो वो होता है एम्फेटिक या इंटेंसिव। यानी इसमें एक बात आपने ज़हन में रखनी है, अगर सब्जेक्ट अपने ऊपर काम करे वहाँ आप रिफ्लेक्सिव यूज़ करें तो वो सेल्फ प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव होगा। लेकिन अगर सेल्फ वाला प्रोनाउन उस वक्त यूज़ करें जब सब्जेक्ट काम किसी और पर कर रहा है, तो उसको ज़ोरदार एम्फेसिस करने के लिए यूज़ करें तो वो होगा एम्फेटिक या इंटेंसिव। अब आता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ऐसे प्रोनाउन जो किसी शख्स या चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल हों उन्हें क्या बोलते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव। तो ये हैं दिस, डैट, दीज, दोज, सच और वंस भी बाज़ का वन भी यूज़ हो जाता है। तो ये हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आपके सामने एग्जांपल है, सबसे पहले है दिस इज़ माइन, ये चीज़ मेरी है, तो यहाँ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दिस इज़ टू बिग फॉर यू, ये आपके लिए बहुत बड़ा है, तो देखें इसमें भी दिस इशारा दे रहा है। दीज शुड बी केप्ट सेफ, इनको महफूज रखना चाहिए, तो दीज इशारा के लिए है। आगे दोज आर बेटर देन दीज, वो इनसे बेहतर हैं, तो इसमें वो और ये जब वो इशारा है ये इशारा है, तो दोज जमा के लिए, दीज भी जमा के लिए। दोज दूर का इशारा है, दीज करीब का इशारा है, तो ये दोनों इसमें अंडरलाइन किए हुए हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव है। तो दिस, दीज ये डिमॉन्स्ट्रेटिव है। आगे है दीज आर मेड, किंग्स आर मेड सच बाय लॉ, बादशाह कानून से बादशाह बनते हैं, तो ये सच जो है इसका इशारा है किंग्स की तरफ, तो यहाँ पर सच डिमॉन्स्ट्रेटिव है। आगे ही मेड स्पीचेस एंड ऑफ कोर्स फाइन वंस, उसने तकारीर की और बिलाशुबा उम्दा तकारीर की। ये जो दूसरा वंस है ना फाइन के बाद, ये है इशारा दे रहा है तकरीर की जगह यूज़ हुआ है, तो वन ने तकरीर की जानब इशारा किया, तो ये हुआ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो वन का यहाँ रोल है डिमॉन्स्ट्रेटिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के हवाले से अहम बात, लोगों या चीज़ों की तरफ इशारा करने के लिए पहली बार दिस, दैट, दीज और दोज इस्तेमाल होते हैं, लेकिन दूसरी बार ये इस्तेमाल नहीं होते, बल्कि इनकी जगह जिसकी तरफ इशारा किया हो उसका पर्सनल प्रोनाउन इस्तेमाल करें। फ़र्ज़ करें कि आप अपने दोस्त के साथ बैठे हैं और वो पास बैठे एक लड़के की तरफ इशारा करके आपसे पूछते हैं हु इज़ दिस, ये कौन है, तो आप जवाब में कहते हैं कि दिस इज़ माई ब्रदर, ये मेरा भाई है, तो ये दुरुस्त नहीं होगा। हु इज़ दिस तो दुरुस्त है, दूसरी दफ़ा आप उसका पर्सनल प्रोनाउन यूज़ करेंगे और वो होगा ही इज़ माई ब्रदर। तो इसी तरह ये कुछ एग्जांपल्स हैं, और लिहाजा जिसकी तरफ इशारा किया गया है यानी इसका भाई जो कि लड़के का पर्सनल प्रोनाउन ही यूज़ होगा। तो दैट इज़ आवर फ्रेंड,
ये हमारा दोस्त है। हम ये नहीं कहेंगे डैट इज़ वेरी कनिंग, हम कहेंगे ही इज़ वेरी कनिंग, ये बहुत कमीना है। दिस इज़ माई मोबाइल, ये मेरा मोबाइल है, तो हम ये नहीं कहेंगे दिस इज़ वेरी कॉस्टली, हम कहेंगे इट इज़ वेरी कॉस्टली। याद रखें, कुछ लोग ये छोटे बच्चों को तो ऐसे पढ़ाते हैं, माई चेयर माई टेबल, तो वो लिख देते हैं दिस इज़ आर टेबल, दिस इज़ माई टेबल, दिस आई बॉट फ्राम द बाजार। तो ये गलत होगा। पहली दफ़ा दिस यूज़ करें, दूसरी दफ़ा उसका पर्सनल प्रोनाउन इट यूज़ करें। तो आगे दीज आर आवर फ्रेंड्स, ये हमारे दोस्त हैं। दीज आर माइजर नहीं होगा, दे आर माइजर, उनका प्रोनाउन यूज़ करेंगे पर्सनल। हु आर दोज, वो कौन है? तो आप ये नहीं कहेंगे दोज आर आवर, आप कहेंगे दे आर आवर रिलेटिव्स। तो ये चीज़ आपने मद्देनज़र रखनी है। अब आएगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। बच्चों, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन विच इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन। ये सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं। समटाइम्स स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव एडवर्ब एंड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। देयर आर 5 इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। बाज़ औक़ात लोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव एडवर्ब और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव को आपस में मिक्स कर देते हैं, हालांकि इनमें फ़र्क है। 5 इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं और वो हैं हु, हुज, होम, विच और डैट। अदर लेस कॉमन इंट्रोगेटिव हैं, वो भी इन्हीं से रिलेटेड हैं। उनमें कहीं वट को वट एवर कर दिया, हु को हु एवर कर दिया। इंट्रोगेटिव यही हैं। इनके अलावा जो हैं उनमें कुछ इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स हैं, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स हैं। जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हैं वो ये 5 हैं: हु, हुज, होम, विच और वट। ये 5 इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हैं। जैसे कि हु नॉक्ड एट द डोर, दरवाजे पर किसने दस्तक दी, तो यहाँ हु इंट्रोगेटिव है। इन तमाम फिक्रात में जितने भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हैं मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं। जैसे होम डिड यू गिव योर नोटबुक, तो होम इंट्रोगेटिव है। विच ऑफ दीज बुक्स डू यू वांट टू स्टडी, विच इंट्रोगेटिव है। व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इंट्रोगेटिव है। देयर आर सम बुक्स ऑन द टेबल, टेबल पर कुछ किताबें हैं, तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव है हु आर, हुज आर दे, ये किताबें किसकी हैं। हुज आर दे, ये किताबें किसकी हैं। तो अब देखिए यहाँ पर इंट्रोगेटिव है हुज। आगे है होम एवर डिड यू फाइंड, वट एवर डिड यू से, वट इज़ दिस, होम विल यू कॉल फॉर हेल्प, आप मदद के लिए किसे बुलाएंगे। हु नोज़ व्हेन ही विल डाई, कौन जानता है कि वो कब मर जाएगा। तो इन सब में इंट्रोगेटिव को अंडरलाइन किया गया है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव और इंट्रोगेटिव एडवर्ब में क्या डिफरेंस है। तो देखिए मैंने ऊपर पहले नंबर पर लिखा हुआ है लाइन में अंडरलाइन करके, पहले कॉलम में इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं, दूसरे में इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स हैं और तीसरे में इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स हैं। याद रखें, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव की डिफरेंस बहुत ईजी है। अगर तो सवालिया लफ्ज़ के बाद फौरी बाद कोई नाउन आ जाता है तो वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा, और अगर नाउन नहीं आता तो वो होगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन या इंट्रोगेटिव एडवर्ब। अब यहाँ पर आप फिर कंफ्यूज होंगे कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। अगर तो उनके फौरी बाद कोई नाउन आ जाता है तो वो तो हो गया एडजेक्टिव, सीधी सी बात है। लेकिन अगर नाउन नहीं आता तो फिर भी फ़र्क है कि वो एडवर्ब है या प्रोनाउन है। तो याद रखें, ऐसे सवाल जिसका जवाब कोई नाउन होगा तो वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा, लेकिन अगर उस लफ्ज़ का जवाब कोई वर्ब होगा तो वो इंट्रोगेटिव एडवर्ब होगा या एडवर्ब होगा। वर्ब एडवर्ब हो सकता है, तो उसे हम बोलेंगे इंट्रोगेटिव एडवर्ब। जैसे विच ऑफ दीज बुक्स डू यू वांट टू स्टडी, तो हम विच को देखते हैं, विच के बाद नाउन है तो आपके सामने विच के बाद ऑफ है, ऑफ एक नाउन नहीं है, हैंस इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव नहीं, या तो प्रोनाउन है या एडवर्ब है। अब इसका जवाब क्या होगा, विच ऑफ दीज बुक्स डू यू वांट टू स्टडी, तो आप कहेंगे दिस बुक, ये वाली किताब, यही इसका जवाब हो सकता है। या कोई किताब का नाम लेंगे आप तो वो एक नाउन है, तो इसका जवाब नाउन में हुआ, तो ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। आगे दूसरा फिक्र है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में, देयर आर सम पेंसिल्स इन द ड्रॉर, हुज आर दीज, ड्रॉर में कुछ पेंसिल्स हैं, ये किसकी हैं, हुज आर दीज। तो आपके ये किसकी हैं, तो किसकी जगह आप क्या यूज़ करेंगे, आप कहेंगे दीज आर फॉर अहमद, ये अहमद की हैं। दीज आर फॉर अलेक्जेंडर, ये अलेक्जेंडर की हैं। अब आपने हुज किसके लिए जो जवाब दिया वो अहमद या अलेक्जेंडर है, इसका जवाब नाउन है, हैंस ये एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। तीसरा है यू लेफ्ट द क्लास, व्हाट वाज द रीज़न, आपने क्लास छोड़ी, वजह क्या थी।
जब आप यहाँ वट का जवाब देंगे, ठीक है ना, तो आप इसका जवाब कोई नाउन देंगे तो आप इसमें क्या बोलेंगे, वट एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। आगे है वट वाज, हु वाज बीटिंग यू, तुम्हें कौन पीट रहा था, तो आप कोई ना कोई नाउन ही बताएंगे, अहमद पीट रहा था, अकरम पीट रहा था, तो इनका जवाब नाउन में। आगे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव की जन्म, विच बुक डू यू वांट टू स्टडी। अब देखिए विच के फौरी बाद बुक आ रहा है, बुक लफ्ज़ है नाउन, तो हैंस विच एक इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। दोज हुज पेंसिल्स, देखें हुज के बाद लफ्ज़ आ गया पेंसिल्स, तो पेंसिल्स नाउन है, हैंस हुज क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। इस कॉलम में तमाम अंडरलाइन वर्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स हैं, और अब देखें तमाम के सामने कोई ना कोई नाउन होगा फौरी बाद। जैसे व्हाट रीज़न, तो व्हाट इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हुआ क्योंकि उसके बाद लफ्ज़ है रीज़न। हुज बुक तो नाउन है, तो ये भी हुज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। व्हाई डिड यू गिव, ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब वाले कॉलम में है। व्हाई डिड यू गिव, व्हाई डिड यू हैव टू गो देयर, आपको वहाँ क्यों जाना पड़ेगा या पड़ता है, तो आप बताएंगे कि मुझे वहाँ जाना पड़ता है क्योंकि मैं कोई सामान खरीदना चाहता हूँ, ठीक है, आई वांट टू। तो देखिए ये एक एडवर्ब है, इसमें आपको रीज़न देनी पड़ेगी। दूसरा वैन, वैन के जवाब में आपको टाइम बताना पड़ेगा, वेयर के जवाब में आपको जगह बतानी पड़ेगी, हाउ के जवाब में आपको अंदाज बताना पड़ेगा। यानी आप बोलते हैं हाउ हैव यू स्टोलन यू, आपने उसकी पेंसिल कैसे चोरी की, आप कह सकते हैं बड़ी आहिस्ता आहिस्ता चोरी की, बड़ी होशियारी से चोरी की, कनिंगली, तो कनिंगली एक एडवर्ब है। जब किसी सवाल का जवाब वर्ब एडवर्ब्स में दिया जाए तो वो इंट्रोगेटिव एडवर्ब होता है। तो ये था तीनों का डिफरेंस। अब हम चलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन की जानिब। रिलेटिव प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो एडजेक्टिव या रिलेटिव क्लास बनाते हैं। ये एडजेक्टिव क्लास उर्दू में इसकी पहचान ही होती है, लफ्ज़ जो से शुरू होती है। अब फ़िक्रों को पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे दे प्ले द रोल ऑफ कंजाइनिंग मॉडिफाइंग इंफॉर्मेशन अबाउट एन एंटीसीडेंट रेफरेंट, ये उस लफ्ज़ के मतलब एक्सप्लेनेशन देते हैं जो इनसे पहले आता है। मसलन इन प्रोनाउन से पहले जो लफ्ज़ आएगा उसकी वजाहत देते हैं। In other words, we can say that relative pronoun is a word which function both as pronoun and join two sentences. Relative pronoun ऐसा लफ्ज़ होता है जो दो जुमलों को जोड़ता भी है और pronoun का रोल भी अदा करता है। तो जैसे इसे हम क्या, सी द फॉलोइंग सेंटेंसेस अंडरस्टैंड करने के लिए। आई मेट नासिर, मैं नासिर से मिला। नासिर इज़ फॉन्ड ऑफ पेंटिंग, नासिर पेंटिंग का बड़ा शौकीन है। तो देखिए आपको पता है कि हम दो दफ़ा नाउन ही नहीं यूज़ करते, हम दूसरी दफ़ा नाउन की जगह उसका प्रोनाउन यूज़ करेंगे। जैसे नासिर की जगह ही यूज़ करेंगे, तो दूसरे फिक्र में आई मेट नासिर, ही इज़ फॉन्ड ऑफ पेंटिंग, वो पेंटिंग का बड़ा शौकीन है, तो हमने नासिर की जगह यूज़ किया ही। अब है आई मेट नासिर, हमने अब उसमें से फुल स्टॉप ख़त्म किया और एंड वर्ड यूज़ कर दिया। आई मेट नासिर एंड ही इज़ फॉन्ड ऑफ पेंटिंग। अब हम क्या करेंगे, एंड और ही दोनों को ख़त्म करके उसकी जगह एक प्रोनाउन यूज़ करेंगे। अब उस प्रोनाउन ने यानी ही की जगह उसने एज अ प्रोनाउन का रोल भी अदा किया और एंड की जगह कंजक्शन ही, ये ऐसा लफ्ज़ होता है जो कंजक्शन का रोल भी अदा करता है और प्रोनाउन का रोल भी अदा करता है। यानी उसने ही की और एंड दो लफ्ज़ों के लिए अकेला हु इस्तेमाल हो गया। आई मेट नासिर, हु इज़ फॉन्ड ऑफ पेंटिंग। तो इससे बात पता चली कि एक में मैंने आपको बताया कि नासिर नाउन है, नाउन की जगह आया प्रोनाउन, हमने कामा ख़त्म फुल स्टॉप ख़त्म करके एंड से जोड़ दिया। एंड यहाँ कंजक्शन का रोल अदा कर रहा है, ही प्रोनाउन का। कंजक्शन और प्रोनाउन दोनों ख़त्म करके एक हु लग गया, तो इट मीन उसने कंजक्शन का रोल भी अदा किया और प्रोनाउन का, हैंस वो है रिलेटिव प्रोनाउन। तो देखें ये मैंने इनकी नीचे वजाहत भी दी है, पहली लाइन में दो जुमले मुकम्मल, आप पढ़ लें इसको, आपको क्लियर हो जाएगा। आगे एग्जांपल्स रिलेटिव प्रोनाउन की। द बॉय, मैंने आपको बताया था ये रिलेटिव क्लास शुरू करता है और उर्दू में उसकी पहचान होती है जो, जिस, जिसे वगैरह। द बॉय वो लड़का, हु हैज़ स्नैच्ड योर आइसक्रीम, जिसने तुम्हारी आइसक्रीम छीनी है। इज़ माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है। तो हु किसका मानी दे रहा है, जो का। ये भी याद रखें, हु जब जो का मानी दे तो तब रिलेटिव प्रोनाउन होता है, हु जब कौन का मानी दे तो तब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है। ये भी याद रखें आप। इस तरह हुज है, जो का मानी दे तो रिलेटिव प्रोनाउन, कौन का मानी दे तो बाज का इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव और बाज का इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है। जैसे देयर इज़ अ बॉय, यहाँ एक लड़का है, इन आवर क्लास, हमारी क्लास में, हुज हेयर इज़ ब्राउन, जिसके बाल भूरे हैं। यह एक छोटी सी गलती है, ये इन आवर क्लास यहाँ नहीं आना चाहिए
क्योंकि हुज हेयर आर ब्राउन लड़के के लिए, तो रिलेटिव प्रोनाउन उस लफ्ज़ के बाद आता है जिसकी तारीफ करता है। यहाँ भी जो का मनी है जिसके बाल बुरे हैं। नज़ीर इज़ द बॉय, नज़ीर वो लड़का है होम आई हेल्प्ड, जिसकी मैंने मदद की थी। तो ये देखें जो का मानी आ रहा है हर फिक्रे में। आई हैव ड्रंक द वाटर, मैंने पानी पी लिया है। विच यू आर बॉइलिंग, जो आप उबाल रहे थे। यही विच अगर कौन सा कौन का मीनिंग दे तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। यही विच यहाँ जो का मानी दे रहा है तो रिलेटिव प्रोनाउन है। इस तरह द सेकंड गर्ल, दूसरी लड़की, डेट इज सिटिंग बिसाइड यू, जो आपके पहलू में बैठी हुई है। हैव स्टोलन माई बुक, उसने मेरी किताब चोरी की। तो डैट पास का ये वो का मानी देता है, बाज का तो के का मानी देता है। डैट के भी बेशुमार रोल है। डैट अगर जो का मानी दे तो रिलेटिव प्रोनाउन। डैट सो डैट का मानी दे तो ये एक कंजक्शन हो जाता है। डैट के का मानी दे दो जुमलों के दरमियान, जैसे वो कहता है कि कल मैं लाहौर जाऊंगा, इसमें जो के आ रहा है ये सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन है। इस तरह डैट वो का मानी दे तो डैट होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डैट के भी बेशुमार रोल हैं जो फंक्शन के लिहाज से हम उनको नाम देते हैं। मंदरजा वाला फिक्रों में हु, हुज, होम, विच और डैट रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं। अब हम पढ़ेंगे कि हु, हुज, होम, विच, डैट कहाँ इस्तेमाल होते हैं। हु अल्लाह ताला और इंसानों के लिए यूज़ होता है। मसलन द बॉय हु हेल्प्ड यू यस्टरडे हैज़ डाइड, वो लड़का हु जिसने हेल्प यू मदद की थी तुम्हारी कल, आज वो मर गया है। तो कल जिस लड़के ने आपकी मदद की वो मर गया। रीड इन द नेम ऑफ डायलॉट, पढ़ अपने अल्लाह के नाम से। हु टॉट बाय पेन, जिसने कलम के ज़रिए इल्म सिखाया। तो हु लॉर्ड के लिए यूज़ हुआ। इससे ऊपर वाले फिक्रे में हु बॉय के लिए यूज़ हुआ। अच्छा, दोनों में डिफरेंस देखें। हु बॉय के लिए यूज़ हुआ तो डब्ल्यू छोटा है, अल्लाह के लिए यूज़ हुआ तो डब्ल्यू बड़ा है। अल्लाह के लिए जब भी कोई प्रोनाउन यूज़ करें उसका पहला हर्फ कैपिटल करते हैं। तो पढ़ अपने रब के नाम से जिसने कलम के ज़रिए इल्म सिखाया। विच हैवानों, परिंदों, कीड़ों मकोड़ों और बेजान चीज़ों के लिए यूज़ होता है। इससे पता चला हु इंसानों और अल्लाह ताला के लिए, विच हैवान, परिंदे, कीड़े मकोड़े, बेजान चीज़ों के लिए यूज़ होता है। जैसे इन द गार्डन, बाग में, देयर आर मैनी प्लांट्स, बहुत से पौधे हैं। विच आर लोडेड विद फ्लावर्स, जो फूलों से लदे हुए हैं। जो यूज़ हो रहा है पौधों के लिए तो यहाँ विच प्लांट्स के लिए यूज़ हो रहा है। अगर यही इंसान के लिए होता तो विच गलत होता। डैट को इंसानों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, हैवानों, परिंदों, बेजान सब के लिए, लेकिन डैट के कुछ रूल्स हैं। द मैन डेट स्टूड देयर फॉर अ फ्यू मोमेंट्स वाज अ पिक पॉकेट, वो लड़का जो वहाँ खड़ा था चंद लम्हों से वो एक जेब कतरा है। यहाँ डैट जो वहाँ खड़ा था, डैट जो का मानी दे रहा है किसके लिए, आदमी के लिए। वो आदमी जो वहाँ चंद लम्हों से खड़ा था वो एक जेब कतरा था। आगे है द मिल्क मैन हैज़ अ काउ, मिल्क मैन के पास एक गाय है। डेट गिव्स मिल्क, जो दूध देती है। विदाउट ईटिंग एनीथिंग, कोई चीज़ खाए बिना। मज़ाहिया सी भी ये बात है, गाय कोई चीज़ खाए बिना दूध देगी तो वो तो बंदा उस तरह की बहुत सी खरीद लेगा। तो यहाँ पर एक बात देखें कि डैट एक फ़िक्रे में इंसान के लिए यूज़ हुआ और एक फ़िक्रे में गाय के लिए, जिससे पता चला कि डैट न्यूट्रल है, सब के लिए यूज़ हो सकता है। विच के बारे में वो जानवर, परिंदे, कीड़े मकोड़े, बेजान चीज़ों के लिए यूज़ होता है। हु अल्लाह ताला के लिए और इंसानों के लिए, जबकि डैट न्यूट्रल है, सबके लिए यूज़ हो सकता है। अगर किसी नाउन से पहले तीसरी डिग्री इस्तेमाल हो और नाउन के लिए जो का मानी देने के लिए डैट इस्तेमाल होता हो तो हम वहाँ पर डैट यूज़ करेंगे जो का मानी देने के लिए। जैसे फ़ाखरा इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल, मैंने इसको तीसरी डिग्री दी गर्ल को, मोस्ट इंटेलिजेंट। अब गर्ल को लगता तो हु है, याद रखें जब तीसरी डिग्री आ जाए तो आप हु यूज़ नहीं करेंगे, डैट यूज़ करेंगे, वहाँ गलत हो जाएगा वो। तो डैट हैज़ एवर वर्क फॉर जिना अकेडमी। मंदरजा वाला फ़िक्रा में नाउन फ़ाखरा से पहले तीसरी डिग्री द मोस्ट इंटेलिजेंट यूज़ हुई है, जो का मानी देने के लिए हु की बजाय डैट यूज़ हुआ है। इसी तरह अगर देखें एक बात, अगर वो लफ्ज़ जिसके लिए आपने हु यूज़ किया है अगर उसके लिए तीसरी डिग्री यूज़ कर दी जाए तो आप हु यूज़ नहीं करेंगे बल्कि डैट यूज़ करेंगे। इस तरह अगर किसी नाउन से पहले नंबरल एडजेक्टिव आ जाए, नंबरल एडजेक्टिव आता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो इससे नाउन के बाद भी डैट यूज़ करते हैं, हु नहीं करते। जैसे फिक्र है द फोर्थ बॉय, अब बॉय के लिए आप हु यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उससे पहले फोर्थ आ गया। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो आपने उसके लिए डैट यूज़ किया है। हु इज़ सिटिंग गलत होता, यहाँ डैट इज सिटिंग बिसाइड यू। मंदरजा वाला फिक्र में नाउन बॉय है, बॉय से पहले नंबरल एडजेक्टिव यानी फोर्थ इस्तेमाल हुआ है, इसके लिए जो का मानी देने के लिए हु की बजाय डैट इस्तेमाल हुआ है। तो देखिए ऐसे दो तो चीज़ें आपने पढ़ ली। अगर किसी से पहले
तीसरी डिग्री हो तब भी डैट, अगर नंबर एडजेक्टिव हो तब भी डैट। इस तरह किसी नाउन से पहले सेम आ जाए तो नाउन के बाद डैट इस्तेमाल करते हैं। मसलन शबीर इज़ द सेम बॉय डैट स्नैच्ड माई पेप्सी। तो देखिए यहाँ सेम है बॉय से पहले, तो इसलिए बॉय के बाद हु नहीं यूज़ करेंगे, डैट यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आ गया डिफरेंस बिटवीन हु एंड होम। लफ्ज़ जो या कौन अगर सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ हो तो हु इस्तेमाल करें, अगर ऑब्जेक्ट के तौर पर हो तो होम इस्तेमाल करें। मंदरजा वाला फ़िक्रा में एक फ़िक्रा है कौन क्रिकेट खेल रहा है, मंदरजा वाला फ़िक्रा में खेलना काम है, कौन सब्जेक्ट है। देखिए खेल कौन रहा है, कौन, तो हु इस्तेमाल होगा, हु इज़ प्लेइंग क्रिकेट। इस तरह लफ्ज़ जो या जिसे या कौन किसे अगर ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ हो तो इनके लिए होम इस्तेमाल करें। मिसाल के तौर पर आप किसे पीट रहे हैं, काम है पीटना, करने वाले हैं आप, तो जिसकी पिटाई हो रही है वो ऑब्जेक्ट है, वो किस है, तो किसे यहाँ आप उसको पीट रहे हैं तो वो आएगा ऑब्जेक्ट के तौर पर, तो इंग्लिश क्या होगी, होम। तो फिक्र है होम आर यू बीटिंग, यू सब्जेक्ट है, बीटिंग ऑब्जेक्ट है और होम यहाँ पर बीटिंग मेन वर्ब है और होम ऑब्जेक्ट है, यू सब्जेक्ट है। हु और होम का यही फ़र्क है, सब्जेक्ट के लिए हु, ऑब्जेक्ट के लिए होम। और प्रोनाउन वाले टेबल में मैं ये बात भी समझा चुका हूँ। नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउन को इस नाउन के फ़ौरन बाद लगाए। ये थी इसकी गलतियाँ, ये गलतियाँ होती हैं अमूमी तौर पर रिलेटिव प्रोनाउन के यूज़ में। इस नाउन के फौरी बाद लगाया जाता है जिससे इसका तल्लक हो, या इस सादा अल्फाज में यूँ कहें कि जिसके लिए जो का मानी दे उसके फौरी बाद लगाया जाता है। किसी और नाउन के बाद लगाने तो गलत हो जाएगा। मसलन इन द स्ट्रीट आई मेट एन ओल्ड मैन हु वॉज ब्लाइंड। इस फिक्रे में एक तर्जमा करें तो होगा गली में आई मेट एन ओल्ड मैन, मैं एक बाबे या बुजुर्ग से मिला, हु वॉज ब्लाइंड जो अंधा था। अब देखिए जो अंधा था, हु जो का मानी किसके लिए, जो अंधा था कौन, एक बुजुर्ग, तो फिक्रा दुरुस्त है। अब इस फिक्रा में हु का मकाम बदल दिया जाए तो फिक्रा गलत हो जाएगा। जैसे आई मेट एन ओल्ड मैन इन द स्ट्रीट हु वॉज ब्लाइंड। देखो ऊपर मैं एग्जांपल में कह रहा था कि यहाँ ये थोड़ी सी गलती है, इसको दुरुस्त कर लें। वो इसी वजह से था कि आई मेट एन ओल्ड मैन इन द स्ट्रीट हु वॉज ब्लाइंड, कि मैं मिला एक बुजुर्ग से इन द स्ट्रीट गली में, हु वॉज ब्लाइंड जो अंधा था। अब हु वॉज ब्लाइंड जो अंधा था किसके लिए, बुजुर्ग के लिए, यहाँ ये लग गया गली के बाद। इस फिक्रे का मानी पता क्या हो जाएगा, मतलब ये होगा कि मैं एक ऐसी गली में बुजुर्ग से मिला जो अंधी थी, यानी गली अंधी थी ना कि बुजुर्ग, क्योंकि हु वॉज ब्लाइंड गली के बाद आ गया, स्ट्रीट के बाद। तो आप इसका दुरुस्त इस्तेमाल करेंगे कि हु को ओल्ड मैन के बाद लिखें। इसका फिक्र का एक और हल हो सकता है, आई मेट एन ओल्ड मैन हु वॉज ब्लाइंड इन द स्ट्रीट। आपने सिर्फ ये बात याद रखनी कि हु वॉज ब्लाइंड, ये सिर्फ ओल्ड मैन के बाद है। एक और मिसाल है, माई अंकल हु इज़ अ पॉलिटिशियन हैज़ अ डॉग। मेरा चचा जो एक सियासतदान है, हैज़ अ डॉग उसके पास कुत्ता है। हु इज़ पॉलिटिशियन जो एक सियासतदान है, सियासतदान कौन है, चचा। फिक्रे का मुकाम बदलते हैं, देखते हैं क्या तर्जुमा बनता है। माई अंकल हैज़ अ डॉग हु इज़ पॉलिटिशियन। मेरा चचा के पास एक कुत्ता है जो सियासतदान है। हु इज़ पॉलिटिशियन किसके बाद लगा हुआ है, डॉग के बाद। मीनिंग हो जाएगा कि कुत्ता सियासतदान है ना कि चचा। तो ये फिर देखें कितना मफहूम गलत हो जाता है। तो लिहाजा हु को सिर्फ उस लफ्ज़ के बाद इस्तेमाल करें जिसके लिए जो का मानी देता है। कुछ एरर्स हैं इन द यूज़ ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन, ट्राई टू फाइंड आउट द मिस्टेक्स एंड करेक्ट देम। देखिए फ़िक्रे में गलती देखें, उसको दुरुस्त करें। पहली गलती मैं आपको खुद बता देता हूँ, हु आर यू बीटिंग, काम है पीटना, आप पीट रहे हैं, आप सब्जेक्ट हैं, हु पर काम हो रहा है तो ये ऑब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ इसकी ऑब्जेक्टिव केस लगेगी, होम आर यू बीटिंग। इसी तरह तमाम फ़िक्रों को देखें और गलतियाँ दुरुस्त करने की कोशिश करें। कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मेरे से, अदरवाइज़ कुछ लोगों के पास मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप फ़िक्रों को हल करके मेरे साथ उस चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट होगा हु, हुज़, होम, विच। बाज़ औक़ात रिलेटिव प्रोनाउन और बाज़ औक़ात इंट्रोगेटिव प्रोनाउन दोनों का किरदार अदा करते हैं। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, मैंने बताया हुआ है नीचे। जब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होंगे तो ये कौन को का मानी देगा, कौन, किसे, कौन सा, किसका। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद लिए जो, जिसका, जिसे का मानी देगा। जैसे आपकी पिटाई किसने की, हु हैज़ बीटन यू। अब देखें इन तमाम फ़िक्रों में आपको यही चीज़ मिलेगी। तो किसके लिए हु लगा, आपने किसकी पिटाई की, होम हैव यू बीटन। तो यहाँ पर आप पिटाई करने वाले सब्जेक्ट है, जिसकी पिटाई हुई वो ऑब्जेक्ट है, तो हु कौन ऑब्जेक्ट के तौर पर आ रहा है तो होम यूज़ कर दिया। कमरे में कुर्सी है, ये किसकी है, देयर इज़ ए चेयर इन द रूम, हु इज़ दिस, किसकी है, तो
तो हुज सवाल के लिए यूज़ हो रहा है। इन किताबों में सब कौन सी खरीदना चाहते हैं? विच ऑफ दिस बुक्स हैव यू बॉट? आपने कौन सी खरीदी है? तो देखें विच सवाल के लिए यूज़ हुआ। अब आ गया रिलेटिव प्रोनाउन। ये दो जुमलों को भी मिलाएगा और प्रोनाउन का रोल भी जो है ना अदा करेगा। क्या इस लड़के को जानते हैं जिसने आपकी पिटाई की है? डू यू नो द बॉय? क्या आप जानते हैं? हु हैज़ बीटन यू? जिसने आपकी पिटाई की। यहाँ हु सवाल के लिए नहीं यूज़ हो रहा, जो के लिए यूज़ हो रहा है, तो रिलेटिव प्रोनाउन है। वो लड़का मेरा दोस्त है जिसकी आपने पिटाई की है। द बॉय होम यू हैव बीटन इज़ माई फ्रेंड। यहाँ भी होम सवाल के लिए नहीं है, जो के लिए है, किसी की वजाहत के लिए। यानी वो लड़का जिसकी आपने पिटाई की उसकी वजाहत दी है। मेरी जेब में एक पेंसिल है जो लिखती नहीं है। इन माई पॉकेट देयर इज़ अ पेंसिल विच डज नॉट राइट, जो नहीं लिखती है। तो ये पेंसिल के अगर आप यूँ कर दें, देयर इज़ अ पेंसिल इन माई पॉकेट विच डज नॉट राइट, तो उसका मानी हो जाएगा कि जेब नहीं लिखती। तो ये याद रखें, विच जिसके लिए जो का मानी दे रहा है सिर्फ उसके बाद आएगा। नेक्स्ट हो जाएगा इंडेफिनिट प्रोनाउन। An indefinite pronoun refers to persons, places, things in general. ये किसी चीज़ों का जनरल हवाला देते हैं, ना कि स्पेसिफिक। बट डज नॉट रेफर टू एनी पर्सन, प्लेस और थिंग इन पर्टिकुलर। यानी ये किसी खास चीज़ का हवाला नहीं देते, आम चीज़ का हवाला देते हैं। यानी गैर मुतय्यन का, मुतय्यन का नहीं। नीचे मैंने उर्दू में डेफिनेशन दी, इसको पढ़ लें। इंडेफिनिट प्रोनाउन किसी गैर मुतय्यन शख्स, जगह या चीज़ का हवाला देता है, लेकिन किसी ख़ास या मुतय्यन शख्स का हवाला नहीं देता। यानी आप उस बंदे को जानते नहीं होते, आप उसकी आइडेंटिटी नहीं दे सकते। तो मैंने इंग्लिश में भी मुकम्मल एग्जांपल वो उसकी डेफिनेशन दी, उर्दू में भी दी हुई है। तो जैसे एक फ़िक्रा आपके सामने, किसी ने फ़िक्रा मिसाल के तौर पर, किसी ने मुझे आपके यहाँ आने की इतला दी है मुझे। किसने दी है? किसी ने। अब हम ये तो जानते हैं कि वो कोई इंसान है, लेकिन हम नहीं जानते वो नाम उसका, वो कौन है, उसका नाम क्या है, कहाँ से है। कोई था भाई, गैर मुतय्यन है। तो ये किसी का ऑथेंटिक आइडेंटिटी नहीं होती। तो इस तरह के तमाम अल्फाज इंडेफिनिट में। जैसे एक और फिक्रा है, तो क्या कोई है जो मेरी मदद करेगा? तो हम किसको कह रहे हैं? उसमें से कोई भी आ जाए। ये नहीं, इंडेफिनिट प्रोनाउन आप तब यूज़ करते हैं आपके सामने एक ग्रुप बैठा हुआ है। अगर आप ग्रुप में से बुलाते हैं तो आपके बुलाने पर कोई एक शख्स जिसको आप बुला रहे हैं वो आ जाए तो इंडेफिनिट नहीं। और आप बुलाएं तो हर किसी सोच रहा हो शायद मुझे बुलाया। जैसे आपके सामने 7 लड़के बैठे हैं, आप उनमें से कहें वो आप सामने वाले जिसने रेड कलर का कपड़े पहने हुए, आप आ जाओ, तो वो इंडेफिनिट नहीं है, वो तो डेफिनेट हो गया। आप कहें कोई एक लड़का आ जाए, तो वो जो है ना वो इंडेफिनिट है, कोई एक। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंडेफिनिट की जानब। प्रिकॉशन इन द यूज़ ऑफ वन एज इंडेफिनिट प्रोनाउन एंड डिमॉन्स्ट्रेटिव। तो देखिए, इंडेफिनिट और डिमॉन्स्ट्रेटिव के इस्तेमाल में जो एहतियाती हैं वो कौन सी हैं? वन जो है इंडेफिनिट भी होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव भी होता है। जब ये इशारा के तौर पर यूज़ हो तो इंडेफिनिट, डिमॉन्स्ट्रेटिव, और जब ये कोई का मानी दे तो इंडेफिनिट। जैसे याद रखने की बात, वन बाज़ का इंडेफिनिट प्रोनाउन, बाज़ का डिमॉन्स्ट्रेटिव के तौर पर यूज़ होता है। मैं इसका फंक्शन, जुमले में इसका फंक्शन हमें बताता है कि इंडेफिनिट प्रोनाउन है या डिमॉन्स्ट्रेटिव। जैसे इंसान को अपना काम करना चाहिए, वन शुड डू वंस ड्यूटी। यहाँ ये किसी की तरफ इशारा नहीं कर रहा। इंसान, कौन सा इंसान? कोई ख़ास शनाख्त नहीं है, तो वन इंडेफिनिट है। ही मेड स्पीचेस एंड ऑफ कोर्स फाइन वंस, तो यहाँ वन स्पीच की तरफ इशारा दे रहा है, तो यहाँ इशारा देने का मानी दे रहा है। यहाँ है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, आगे मैंने ब्रैकेट में लिखा भी हुआ है। आगे लफ्ज़ वन बाज़ का डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के तौर पर भी यूज़ होता है। जैसा कि मंदरजा झैल फ़िक्रा में लफ्ज़ वन को इसके रोल की वजह से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहेंगे। लड़कों में से किसी एक ने मेरी मदद की है, तो वन ऑफ द बॉयज़ हैज़ हेल्प मी। तो जब हम ज़्यादा तादाद में किसी एक की तरफ इशारा दें तो वो होता है डिस्ट्रीब्यूट, यानी वो लड़कों को एक पे तकसीम कर रहा है। तो वन के 3 रोल पढ़े आपने, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एंड इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो अब आपके सामने कुछ फ़िक्रात हैं, आप इनमें से सिलेक्ट करके सामने खाली जगह में लिखेंगे कि यहाँ इस फ़िक्रे में वन का रोल एज अ डिस्ट्रीब्यूटिव है, एज अ डिमॉन्स्ट्रेटिव है, या एज अ इंट्रोगेटिव है। नेक्स्ट चलते हैं, झैल में कुछ मिसालें दी गई हैं, इनको आप गौर से पढ़ें। मैंने
यहाँ जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है उनको अंडरलाइन किया हुआ है। ये तो थी मिसालें। अब दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है ऊपर दी गई मिसालों को जहन में रखें और नीचे दिए हुए जुमलों को गलती तलाश करके जुमले दुरुस्त करें। ये आपके करने का काम है, ये आप कीजिएगा। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो किसी चीज़ की मिकदार या तादाद या अशखास की तादाद में से हर एक की तरफ इशारा करें, डिस्ट्रीब्यूटिव कहलाते हैं। ये हमेशा वाहद होते हैं। इनके लिए इनके बाद फेल भी वाहद इस्तेमाल करें। जैसे ये कौन कौन से हैं? ईच, एवरी, ईदर, नीदर, एनी, नन एंड वन। ईच और एवरी के बाद अगर ऑव आए तो इनके बाद नाउन जमा, और अगर इनके बाद ऑव ना आए तो नाउन वाहद इस्तेमाल होगा। वर्ब और प्रोनाउन दोनों सूरतों में वाहद यूज़ होता है। जैसे कि पहला एग्जांपल है एवरी बॉयज़ हैव ईटन देयर मैंगोज़। तो एवरी के बाद नाउन अगर ऑफ आए तो फिर तो एवरी ऑफ द बॉयज़ होगा। ऑफ नहीं है तो नाउन वाहद करें, यानी एवरी बॉय। आगे हैव वर्ब जमा है, हैव का वाहद हो जाएगा हैज़। फिर ईटन देयर जमा है तो देयर की जगह आ जाएगा उसका वाहद हिज मैंगो। तो ये करेक्ट इनकरेक्ट को करेक्ट किया गया। इस तरह एवरी के बाद अगर ऑव आ जाए इस्तेमाल ना हो तो नाउन वाहद इस्तेमाल होता है, इसलिए बॉयज़ की बजाय बॉय इस्तेमाल किया गया। इसलिए हैव की बजाय हैज़ और प्रोनाउन की फाइली, मफूली और मलकीती हालत वाद इस्तेमाल होती है, इसलिए देर की जगह हिज इस्तेमाल हुआ है। यानी 3 गलतियाँ थी। एवरी के बाद नाउन जमा था बॉयज़ तो बॉय किया, हैव वर्ब जमा था उसको हैज़ किया, और देयर को हिज किया, क्योंकि देयर जमा के लिए। ये आप पढ़ के आए हैं प्रोनाउन टेबल में कि जमा के लिए देयर यूज़ होता है, वाहद के लिए लड़के हैं तो हिज। अगर होता है एवरी गर्ल्स तो हम हिज की जगह हर यूज़ करते। कुछ और एग्जांपल है, देखते हैं। ईच ऑफ द गर्ल्स, तो मैंने कहा था कि ईच के बाद अगर ऑफ आ जाए तो नाउन जमा होगा, यानी ईच ऑफ द गर्ल्स सही है। आगे वांट्स पहली फॉर्म के साथ एस का इजाफा है, ये वाहद के लिए होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए। वांट्स टू गो हर होम, लड़की हैं तो हर लगा है। दूसरी एग्जांपल है ईदर ऑफ द टू गर्ल्स इज़ क्वर्लिंग। अब लड़कियां 2 हैं तो 2 लड़कियों की लगा ईदर, आव आ गया तो गर्ल्स सही है, इज़ आएगा वह वाहद आएगा। तो नेक्स्ट कुछ एग्जांपल है, इसको आप खुद रीड करें। अगले पेज पे चलते हैं। मंदरजा झेल अल्फाज को इस्तेमाल करते वक्त मंदरजा झेल बातों का ख़ास ख्याल रखिए। मैं आपको प्रोनाउन की डेफिनेशन में इब्तदाई पहले पेज पे आपके सामने एक बात रखी थी कि प्रोनाउन 3 चीज़ों को फॉलो करता है, पर्सन को, तादाद को और जेंडर को, यानी मेल फीमेल को। यहाँ उन सब का मुजाहरा आप देखेंगे। यानी 2 के लिए 2 में से कोई एक हो तो ईदर, 3 या ज़्यादा में से कोई एक हो तो एनी, 2 में से कोई नहीं तो नीदर, 3 या ज़्यादा में से कोई नहीं तो नन, 2 में से हर एक तो ईच, जब तादाद मालूम ना हो तो ग्रुप में से हर एक तो एवरी। अच्छा याद रखें 2 पेंसिलें हैं, 2 पेंसिलों में से कोई एक लिखती है कोई एक नहीं लिखती, तो आप कहेंगे कोई एक तो ईदर। दोनों में से हर एक लिखती है तो आप कहेंगे ईच। ये ईदर और ईच का फ़र्क है। ईदर होता है, ईदर और एनी होता है कोई एक, ईच और एवरी होते हैं हर एक। अब देखिए ईदर ऑफ दोज 3 गर्ल्स, ये इनकरेक्ट है। और नाटी, इसमें गलती ये कि आप देखें ईदर जो है ये यूज़ होता है 2 के लिए, यहाँ 3 है तो 3 के लिए ईदर का प्लूरल है एनी। तो आगे 3 गर्ल्स की वजह से हमने क्या लिखा, एनी ऑफ दोज 3 गर्ल्स। तो वर्ब जो है आपको मैं बता चुका हूँ ऊपर भी कि इनके बाद वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है, यानी आर की जगह इज़। इस तरह नन ऑफ दीज 2 बॉयज़, तो नन यूज़ होता है 3 या ज़्यादा के लिए। चौथे नंबर पर ऑप्शन है ऊपर, तो देखें नन ज़्यादा के लिए है, नहीं के लिए जब 3 या ज़्यादा में से कोई नहीं। तो इसका जो कम्बिनेशन वो ये याद रखें, ईदर का एनी के साथ, नीदर का नन के साथ और ईच का एवरी के साथ। यानी नन हो तो उसके 2 के लिए नीदर करेंगे, नीदर ऑफ दीज 2 बॉयज़ इज़ नॉटी। तो ये इसका करेक्ट फॉर्म है। नेक्स्ट चलते हैं कि वन के बाद वन की पोजेसिव केस यानी वन इस्तेमाल की जाती है, हिज गलत है, लिहाजा वन के बाद ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव केस भी वन ही की इस्तेमाल की जाए। यानी जैसे फिक्र है वन हैज़ अचीव इज़ गोल इफ़ ही ट्राइज, तो यहाँ हिज और ही गलत हैं क्योंकि वन के बाद उसकी अपनी हालत। मैं प्रोनाउन के टेबल में शुरू में आपको बताया था, जहाँ आपको प्रोनाउन का टेबल समझाया था, उसमें नीचे वन, वंस और वन हालतें दी हुई थी। तो वन की हिज वाली हालत होती है वंस
और वन की ही वाली हालत होती है वन, इसलिए हमने हिज की जगह वंस और ही की जगह वन यूज़ किया, तो करेक्ट फॉर्म हुई वन कैन अचीव वंस गोल इफ़ वन ट्राइज। अब नीचे मैंने बताया हुआ है ईच एवरी ईदर नीदर को इस्तेमाल करने के रूल। देखिए ईच एवरी ईदर एनी वन नीदर और नन के बाद जमा का निशान आगे ऑफ है और फिर जमा का निशान है, उसके आगे लिखा हुआ है नाउन और प्रोनाउन जमा लिखें, यानी बॉय हो तो क्या करते हैं बॉयज़, गर्ल हो तो गर्ल्स, मैन हो तो मैन, थिंग हो तो थिंग्स, बुक हो तो बुक्स। वर्ब को सिंगुलर करना है, यानी वर हो तो वाज, आर हो तो इज़, हैव हो तो हैज़, डू हो तो डज, फर्स्ट की पहली फॉर्म हो तो एस का इजाफा कर देना है। आगे प्रोनाउन दे हो तो ही या शी में, देयर हो तो हिज या हर में, देम हो तो हिम या हर में बदल देना है। अब देखें आपके सामने एग्जांपल है। सबसे पहले नन ऑफ द बॉयज़ हैव गॉट बैक देयर टिकट्स। अब देखें बॉयज़ है, नाउन है, तो बॉय को क्या कर दिया बॉयज़, हैव वर्ब है, हैव को क्या कर दिया हैज़, और आगे देयर है तो देयर को क्या कर दिया हिज, क्योंकि बॉयज़ है पीछे, लड़कियां होती तो हर कर देते। इस तरह नीचे कुछ एग्जांपल हैं, इनमें से आपने गलतियां तलाश करके दुरुस्त करनी है। पहली एग्जांपल है ईदर ऑफ दीज गर्ल्स हैव रीच देयर होम। अगर हम हल करें तो ईदर आपके बाद गर्ल्स तो जमा ही आएगा क्योंकि नाउन जमा है। देखिए ऊपर आपको एग्जांपल दी हल करने के लिए। हैव की जगह देखें क्या है, हैव को तीर के निशान से मैंने किस में बदलने के लिए कहा है हैज़ में, और आगे देयर को किस में बदलेंगे, गर्ल्स हैं तो हर में, बॉयज़ होते तो हिज होता। इस तरह कुछ और एग्जांपल हैं, इसको आपने हल करने की कोशिश करनी है। आगे रीड द गिवन टेबल केयरफुली एंड सॉल्व द मिस्टेक इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ बताया हुआ है कि दो के लिए ईच और ज़्यादा के लिए एवरी, दो के लिए ईदर तो ज़्यादा के लिए एनी, दो के लिए नीदर तो ज़्यादा के लिए नन, दो के लिए ईच अदर तो ज़्यादा के लिए वन अनदर, दो के लिए म्यूचुअल तो ज़्यादा के लिए कॉमन, दो के लिए बिटवीन तो ज़्यादा के लिए अमंग। अब हम देखते हैं कि इनमें क्या मिस्टेक्स हैं। पहला फिक्र है नीदर ऑफ द थ्री गर्ल्स, तो पहला ही लफ्ज़ देखिए लड़कियां हैं तीन, तो तीन के लिए देखें नीदर वाले, नीदर को देखें तो नीदर आपको पता चलेगा ये दो वाले कॉलम है, तो तीन के लिए नीदर का क्या लगेगा नन, तो इसका हल होगा नन ऑफ थ्री गर्ल्स। तो ऊपर जो मैं इससे ऊपर वाले पेज में बता के आया हूँ कि गर्ल लगना ये गर्ल्स तो गर्ल्स लगेगा, फिर वर और वाज में से वाज लगेगा, और देयर में से लड़कियों के लिए देयर को बदल देंगे हार में। तो चार गलतियाँ थी इस फिक्रे में, नीदर की जगह नन, गर्ल्स का गलती वो नहीं गलती, वर की जगह वाज और देयर की जगह हार, यानी तीन मिस्टेक्स हैं इसमें। तो ये आपने हल की। दूसरी एग्जांपल ईदर ऑफ फाइव बॉयज़ हैव हेल्प देयर फ्रेंड, तो यहाँ देखें ईदर यूज़ हुआ है, ईदर को कॉलम में देखें तो इधर दो वाले कॉलम में है, उसका जमा है एनी, तो आप कहेंगे एनी ऑफ द फाइव बॉयज़, बॉयज़ ही आएगा। आगे हैव को अगर आप ऊपर वाले पेज में देखें तो हैज़, और इसी तरह देयर को बॉयज़ के मुताबिक हिज में बदल देंगे। तो ये बाकी एग्जांपल भी आप हल करें। वन है वन ऑफ द बुक्स, वन ऑफ द बुक नहीं होगा क्योंकि ऑफ के बाद नाउन जमा होगा। वन ऑफ द बुक्स इज़ रिटन बाय क्रिस्टोफर मार्लो। नन ऑफ द टू बॉयज़ अब्यूज्ड वन अनदर, अब देखें लड़के हैं दो तो फर्स्ट ऑफ तो नन नहीं लगेगा, दो के लिए लगेगा नीदर ऑफ द टू बॉयज़ अब्यूज्ड, अब वन अनदर दो से ज़्यादा के लिए, दो के लगेगा ईच अदर, नीदर ऑफ द टू बॉयज़ अब्यूज्ड ईच अदर। तो ये तमाम ऊपर वाले अपने नॉलेज को सामने रखते हुए इन फिक्रात को हल करने की कोशिश करें। आगे है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन दो ही होते हैं, ईच अदर और वन अनदर। नीचे एग्जांपल्स में मैंने हर फिक्रे के सामने जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है उसको अंडरलाइन किया हुआ है। ये बाहमी तल्लक के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। सादा अल्फाज में हम यूँ कहेंगे कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन को तब इस्तेमाल किया जाता है जब दो या दो से ज़्यादा अरकान एक दूसरे पर अमल करें। ईच अदर दो शख़्स के लिए और वन अनदर ज़्यादा के लिए, ये होते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब आता है इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन। तो दोस्तों ऐसे प्रोनाउन जो जुमले को मुतारफ़ कराने के लिए यूज़ होते हैं उनको हम बोलते हैं इंट्रोडक्टरी। तो ये सिर्फ दो ही होते हैं, इट और देयर। मौसमी फ़िक्रात, वक्त का इजहार, लोकेशन वगैरह के लिए इनका यूज़ होता है। तो ये आपके सामने एग्जांपल दें, मैंने अंडरलाइन किया हुआ है इधर इंट्रोडक्टरी प्रोनाउंस को, जैसे इट इज़ वेरी हॉट टुडे, इट इज़ 10 o'clock, इट इज़ रेनिंग, देयर आर मैनी ट्रीज इन द गार्डन, देयर इज़ अ कार अंडर द टेबल, देयर इज़ अ कैट अंडर द टेबल, देयर इज़ मिल्क इन द बॉटल, देयर आर मैनी फ्लावर्स ऑन द प्लांट। तो ये थे एग्जाम्पल जिनमें अंडरलाइन किया हुआ है इट और देयर को।
आगे है आर्किक प्रोनाउन। ये प्रोनाउन दर हकीकत ओल्ड फॉर्म है प्रोनाउन की। जैसे आज के दौर में यू यूज़ होता तो पहले दो होता था, यू की जगह दो, योर की जगह दाए, और ऑब्जेक्टिव केस यू की जगह दी यूज़ होता था। तो ये आपके सामने अंडरलाइन किए हुए हैं। जैसे है रीड इन द नेम ऑफ दाए लॉर्ड, तो दाए इसमें आर्किक प्रोनाउन है। विल ही हेल्प दी, क्या वो तुम्हारी मदद करेगा, तो यहाँ दी ऑब्जेक्ट के तौर पर यू की ऑब्जेक्टिव केस है दी। दो डिडस्ट हेल्प मी, तुमने मेरी मदद तुमने हिम दो डिडस्ट हेल्प हिम, तुमने उसकी मदद ज़रूर की, तो यहाँ दो सब्जेक्टिव केस है यू की। तो ये भी आर्किक प्रोनाउन की एग्जांपल है। नेक्स्ट चलेंगे एरर इन द यूज़ ऑफ प्रोनाउन। ऊपर के तमाम नॉलेज को सामने रखते हुए आप इन एरर्स को हल करने की कोशिश करें। मैंने आपके सामने सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, आप इनको गौर से देखें। अगर किसी जगह पर आपको सॉल्यूशन की समझ नहीं आती तो मैं आपको समझा सकता हूँ। कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे इनमें से मेरे सामने एक फिक्रा है, सेंटेंस नंबर 5, 5वें नंबर पर देखें, ईदर ऑफ दीज 3 गर्ल्स इज़ 90। तो इसको हमने कैसे देखना है, गर्ल्स की तादाद है 3, 2 के लिए इधर लगता है, ज़्यादा के लिए एनी लगता है, तो हम इधर की जगह एनी यूज़ करेंगे। ऑफ दीज 3 गर्ल्स यहाँ तक दुरुस्त है, इज़ नॉटी भी दुरुस्त है, कोई गलती नहीं है, क्योंकि वर्ब वाहद लगेगा, वो इज़ वाहद है। गर्ल्स नाउन है, ये जमा ही लगता है। छठी एग्जांपल देख देते हैं, नन रिमेन टू टेल द स्टोरी ऑफ दैट ट्रेजेडी। नन सिंगुलर है, इसके बाद वर्ब वहाँ लगता है, यानी रिमेन की जगह रिमेन्स आएगा, बाकी कोई गलती नहीं है। इस तरह और तमाम फिक्रों में पहला फिक्रा देखिए, इट इज़ मी, इज़ बी की हालत है, तो बी के बाद आपको पता है फाइल हालत यूज़ होती है, यानी इट इज़ आई यूज़ होगा। आगे दूसरा है आई यू एंड ही हेल्प द पुअर। ये उनमें से है जिनमें मैंने बताया था कि अच्छे कामों के लिए और बुरे कामों के लिए क्या तरतीब है, इसलिए तमाम रूल्स को मद्देनज़र रखते हुए हल करें। फॉर एग्ज़ाम्पल हम सेंटेंस नंबर 14 हल करते हैं। देयर लिव्ड अ गर्ल इन द सिटी हु वाज नाटी। फिक्र है कि वहाँ एक लड़की रहती थी शहर में जो शरारती थी। हु वाज नाटी किसके लिए है, शहर के लिए या लड़की के लिए, तो ये लड़की के लिए तो लिख दिया गया सिटी के बाद, हालांकि इसको आना चाहिए लड़की के बाद। हल होगा इन द सिटी, शहर में, देयर लिव्ड अ गर्ल हु वाज नाटी। तो अब हु वाज नाटी करेक्ट में आपको लिख कर दे दिया गया किसके सामने, लड़की के सामने। इससे ऊपर वाली एग्जांपल देख लें, द मैन इज़ माई ब्रदर हु मेट यू यस्टरडे। द मैन हु मेट यू यस्टरडे इज़ माई ब्रदर, तो हु को क्लास को दुरुस्त करना था। आगे फिर इसके बाद 16 से लेकर 30 तक कुछ एरर्स हैं, आप इनको देखें, देखकर हल करने की कोशिश करें। वीडियो को स्टे कर लें यहाँ थोड़ी देर, इनको समझें कि इनमें क्या गलती थी, और इसके बाद लास्ट पेज पर कुछ एरर्स हैं, इनको देखें, इनमें गलतियों को परखें और समझने की कोशिश करें कि इनको हल कैसे करना है।